तो एक लंबे वीकेंड के बाद भारतीय बाजार करने वाले हैं पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी, क्योंकि आज पॉजिटिव संकेत ना ही सिर्फ ग्लोबल बाजारों से मिल रहे हैं बल्कि गिफ्ट निफ्टी भी 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। इस बीच हमने देखा कि एफआईआईज भी थोड़ा सा लौटते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट में उनकी फिर से फ्राइडे को एक बार खरीदारी का ही आंकड़ा देखने को मिला था और इन सभी पॉजिटिव ट्रिगर्स के चलते आज हम शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के लिए क्या आपकी होनी चाहिए रणनीति, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे आपको रखनी है नजर, क्योंकि वो जो चर्निंग है मार्केट में वो लगातार हम होते हुए देख रहे हैं। तो इस हफ्ते और आज के लिए कौन से सेक्टर्स उभरेंगे, इन सभी पे करेंगे चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ, जो कि हमारे शो इस खरा सौदा में जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक और कुछ ही देर में डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा करनी है और साथ ही आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कौन से हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे रहेगी बाजार की नजर। तो बात करें ग्लोबल बाजारों से तो वहां से पॉजिटिव संकेत ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नैस्डैक और एसएनपी ने एक बार फिर नया शिखर बनाया है, रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है और साथ ही डाउ जोन्स भी हरे निशान में कल बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी 23,600 के पास आता हुआ दिख रहा है, 100 अंकों की वहां पे बढ़त है। वहीं कुछ आईटी कंपनीज में टीसीएस आज फोकस में जरूर रहेगा खबरों के दम पे, क्योंकि यूएस में ट्रेड सीक्रेट मामले में यहाँ पे उनके कोर्ट ने एक जुर्माना लगाया है, जिसके चलते टीसीएस पर थोड़ा सा प्रेशर देख सकते हैं। वहीं डिफेंस शेयरों पे नजर रखिए, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एचएएल खास तौर से, क्योंकि यहाँ पे उनको एक बड़ा ऑर्डर यानी 50,000 करोड़ का एक टेंडर मिला है, जिसके चलते ये स्टॉक भी एक उड़ान लगाता हुआ आज फिर से दिख सकता है। और साथ ही साथ खबरों के दम पे पेटीएम में भी एक्शन दिख सकता है, क्योंकि ओवर द वीकेंड हमने देखा कि काफी इंटरेस्टिंग खबरें पेटीएम और जोमेटो को लेकर आई थी, जहां पे पेटीएम का टिकट कारोबार खरीदने की तैयारी में है। जोमेटो 1500 करोड़ की वैल्यूएशन पे हो रही है, पर इस पे और भी आने वाले समय में डिटेल्स पे रखेंगे नजर। तो चलिए, ये थे वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे रहेगी बाजार की नजर। पर चलिए अब अभिषेक के पास चलते हैं, क्योंकि एक लंबी छुट्टी के बाद अभिषेक भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वेलकम बैक। कैसे, उम्मीद है कि आपकी छुट्टी जो है वो काफी अच्छी रही होगी और आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ जो है फिर से काम के लिए लौटे हैं। पर अभिषेक, ये भी बताइए कि पॉजिटिव तो देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल बाजार भी, साथ ही गिफ्ट निफ्टी, तो साथ ही जायजा दीजिए कि ग्लोबल बाजारों से आज क्या कुछ संकेत है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए ग्लोबल बाजारों से संकेत हैं वो भी पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ज़रूर वापस आया हूँ। लेकिन दिल्ली में गर्मी का हाल बड़ा बुरा है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि सुबह जगने के साथ 35 से 40 डिग्री के आसपास का वो टेम्परेचर रह रहा है। मतलब टैप खोलिए तो उसमें से गर्म पानी आ रहा है, ठंडा पानी नहीं आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी का सितम है और आज थोड़ी सी यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी। देखिए, चलिए ग्लोबल बाजारों का आपको हाल बता दें। अगर आप नैस्डैक को देखेंगे, एस&पी 500 को देखेंगे, तो वहां पर लगातार छठे दिन में रिकॉर्ड बनते हुए देखे हैं। और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 189 अंकों की तेजी रही है, लगातार 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगी है। एस&पी 500 और नैस्डैक की बात करें तो लगातार 8 हफ्तों में से 7 बार वीकली पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं, तो मोमेंटम वहां से ठीक ठाक है। टेक शेयरों में तेजी हम लगातार देख रहे हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट में तेजी देखी, एप्पल के शेयर में तेजी देखी, एनवीडिया के शेयर में भी हमने तेजी देखी है। और हालांकि रिकॉर्ड स्तरों से थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है एनवीडिया के शेयर में। आपने देखा होगा कि बहुत ही स्टेलर रनअप रहा है पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो। लेकिन बाजार की जो नजर है वो है मई के रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर। वहां पर बाजार अब फोकस करेगा और उसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि ग्लोबल जो क्यूज हैं वो पैन आउट होते हुए आगे दिखेंगे। लेकिन अगर हम बाकी आंकड़ों की बात करें, अगर आप बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.2 के आसपास है। हमने देखा था कि 4.5 के आसपास था, वहां से सॉफ्ट होके 4.2 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स में हल्की सी बढ़त है और फेड के अधिकारियों के बयान से पहले हमने सोने में थोड़ी सी तेजी देखी है। लेकिन लगातार 3 हफ्ते कच्चे तेल में गिरावट देखी, थोड़ा सा रिबाउंड है, कोई खास नहीं है। आप ये देखेंगे कि 84-85 डॉलर के आसपास ही कच्चा तेल है, तो जब तक 80 से 85 डॉलर की रेंज है
अब बहुत ज़्यादा कुछ रीड आउट करने के लिए वहाँ पर है नहीं। दरअसल अब फ्यूल डिमांड बढ़ने और इन्वेंट्री में कमी के चलते हम कच्चे तेल में तेज़ी देख रहे हैं। अगर आप एशियाई बाजारों की बात करें सृष्टि, तो एशियाई बाजारों में आप देखिए गिफ्ट निफ्टी से, जैसा कि आप बता रही थी कि पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत हैं। 23,600 के आसपास से गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। करीब करीब 100 अंकों के आसपास की मजबूती है गिफ्ट निफ्टी में। 23,600 के आसपास है। अब चीन, जापान, हांगकांग, कोरिया, ये सारे के सारे बाजार हम देख रहे हैं कि चौथाई से 1% तक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। और वैसे भी अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो कल छुट्टी थी, एक्सटेंडेड वीकेंड था, 4 दिन का ही सत्र है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो मोटा मोटी एक रेंज ही था, हल्की फुल्की वोलेटिलिटी थी, लेकिन एक रेंज में ही बाजार रहा है। तो इस हफ्ते के लिए अगर हम बात करें, क्यूज ठीक ठाक है। डाउ से अगर बात करें, नेस्डेक से या फिर एशियन मार्केट से, चौतरफा आपको क्यूज ठीक ठाक दिखेंगे। और गिफ्ट निफ्टी भी करीब करीब 125 अंक मजबूत है, आधे % ऊपर है, 23,600 के आसपास। क्रूड एक फैक्टर है, थोड़ा सा वहां पर हमने देखा है कि लोअर लेवल से बाइंग आई है, रिबाउंड आया है, $84 के आसपास है। अदरवाइज आप देखेंगे तो संकेत ठीक ठाक है। अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें, नेस्डेक फ्यूचर की बात करें, तो वहां से भी संकेत कुछ ज्यादा नहीं है, मिक्स्ड क्यूज वहां से हैं। डाउ फ्यूचर आपको हल्का सा ऊपर दिखेगा, नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो थोड़ा सा नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, क्यूज ठीक है, माहौल ग्लोबल बाजारों से भी ठीक है। आईटी स्टॉक्स के लिए आज खास तौर पर आप नजर रखिए, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कि जो बड़े आईटी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट समेत या फिर एनवीडिया, वहां पर हमने तेजी देखी है सृष्टि। पूरी खबरें ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड के किस तरीके से पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है ग्लोबल बाजारों में। पर अगर हम बात करें वापस से घरेलू बाजार की, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहाँ पे रहेगी नजर, क्योंकि जो रिकॉर्ड तेजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। पर आज की जो गिफ्ट निफ्टी तेजी दिखा रहा है वो कितनी सस्टेनेबल है, क्या कुछ एफआईआईज डीआईआईज के डेटा बन रहे हैं, ये सभी समझेंगे डिटेल में डिम्पी से। डिम्पी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग समझना चाहेंगे डिम्पी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफआईआईज धीरे धीरे करके ही सही कैश मार्केट में फिर से अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। फ्राइडे को फिर से एक पॉजिटिव फिगर आता हुआ दिखा, कैसे रीड करे डिम्पी, इसे बताइए। देखिए, लगातार पॉजिटिव है, सिर्फ फ्राइडे की बात नहीं है। और आप देखेंगे पिछला हफ्ता मार्केट के अंदर लगातार उनकी तरफ से खरीदारी हुई है। वो 24% से करीब 47% तक लॉन्ग हो चुके हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें दो चीज़ें हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, डीआईएस के पास भी करीब 47% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस है। अब 47% की पोजीशंस करीब करीब एफआईज भी रखते हैं, 52% रिटेल भी रखता है। अगर मैं इन तीनों को राउंड ऑफ कर दूं ना, तो करीब करीब 50% तीनों लॉन्ग है मार्केट के अंदर। और सामने ट्रिगर क्या है? बजट। सामने ट्रिगर क्या है? अर्निंग्स। सामने ट्रिगर क्या है? मॉनसून का कैसे आगे ग्रोथ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी, लेकिन वेरी इमीडिएट अगर आप मेरे से पूछेंगे आज 18 तारीख को है, कल और परसों के लिए ट्रिगर क्या है, तो वो मार्केट के पास नहीं है। तो इसलिए ये एफआईज की होल्डिंग बहुत अच्छी है। इसी एफआईज की होल्डिंग पे ना केवल आपने नया हाई टेस्ट किया, बल्कि आप बैक टू बैक नए हाई टेस्ट करने के लिए उतावले हो रहे हो। अगर आप पिछले देखेंगे, पिछले हफ्ते या 10 दिन में आपने 3 बार ऑल टाइम हाई बनाया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का हालांकि थोड़ा पीछे है, क्योंकि 51,200 समथिंग का है वो, लेकिन फिर भी आपने निफ्टी का 3 बार ऑल टाइम हाई लगाया। सेंसेक्स का लगाया ऑल टाइम हाई, 77,000 के ऊपर आके वो ट्रेड कर रहा है। कुल मिला के बात सारी यही है कि एफआईज के बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, डीआईज की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। 20,000 करोड़ का सिप भी चल रहा है, आपको मालूम ही है। तो फिलहाल मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम मार्केट के अंदर दिखती नहीं है। हमने तो आपको कई बार शॉर्ट करने से मना भी किया और कई बार आपको ये भी बताया कि आप लॉन्ग ले लो। फिलहाल अभी फ्यूरियस बुलरन मार्केट का चल रहा है और इसी तरह के अंदर आप शॉर्टिंग वोटिंग अभी ना करें, थोड़ा दूर रहें शॉर्टिंग वगैरह से। तो फिलहाल मैं इस एफआईज के नंबर पर देखते हुए यही कह सकता हूँ कि फिलहाल आप अपने पोजीशंस को बना के रखें। नए वालों के लिए क्या अंदर आना है, उसका जवाब मैं अगले क्वेश्चन में आपको दूंगा कि नए वालों को क्या करना चाहिए। फिलहाल एफआईज का नंबर से कुल मिला के इतनी बात समझ में आ रही है कि मार्केट स्ट्रांग हैंड्स में है और ये जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा। इसलिए बाइंग ऑन डिप्स तो किया जा सकता है, लेकिन अभी आप अगर आपके पास कोई पोजीशन है उसको काटे नहीं, हो सकता है ट्रेल करके आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, पोजीशन ट्रेल करने की आपको सलाह है। डिम्पी, अगर निफ्टी की बात करें तो शुक्रवार को
एक ठीक ठाक बढ़िया सेशन रहा है, बाजार ने हाई भी बनाया, 23,490 का स्तर हुआ। तो 23,500 के आसपास अगर हम निफ्टी के में अगर हम लॉन्ग वाले ट्रेडर्स की बात करें तो वो क्या करें? आप तो कह रहे हैं कि हाँ ट्रेल करके बने रहें। जो जिनको नया एंट्री करना है, क्या ये वक्त सही है, लेवल्स ठीक ठाक है बाजार में और मोमेंटम बढ़िया है उनके लिए? बिल्कुल नहीं है। पहले पॉइंट दो वजह से मैं बताता हूँ। एक तो गिफ्ट निफ्टी आपको जो 117 पॉइंट दिख रहा है, ये मंडे वाला और ट्यूसडे वाला दोनों का इम्पैक्ट कंबाइन दिखा रहा है। अगर आप मंडे को देखेंगे, इंडियन मार्केट की छुट्टी थी बट ग्लोबल मार्केट्स खुले थे, वहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से करीब 150 पॉइंट की तेज़ी हुई थी। तो 150 पॉइंट वो और प्लस थोड़ा बहुत और आगे पीछे का माइनस कर लो तो 117 पॉइंट अभी भी आपको दिख रहे होंगे मार्केट के अंदर गिफ्ट नहीं। ये तो आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट वैसी करके दे रहा है, क्योंकि मंडे की जो ग्रोथ आपके पास आनी चाहिए तो गैप के साथ ट्यूसडे को मिल रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जिस जगह पे खड़े हो टिपिकली रेजिस्टेंस एरिया है। हमने कई बार पिछली बार भी आपको बताया, सृष्टि आप तो इससे गवाओगे, 450-500 पे जब जब निफ्टी खुला हमने कहा है कि तो अपने रेजिस्टेंस एरिया के अंदर लैंड कर रहा है। जब तक हमको क्लोजिंग बेसिस पर 500 550 के आसपास की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, शॉर्ट्स को डर नहीं लगेगा, शॉर्ट्स वालों का भय और खौफ मार्केट में नहीं आएगा तो कवरिंग नहीं आएगी। होगा क्या कि मार्केट एक रेंज में काम करता रहेगा। अब ये रेंज क्या है? ये रेंज है 23,300 की, 23,200 तक की डिप की रेंज है ये। अभी आप किसी भी एनालिस्ट को सुनेंगे, और मैं कई बार आपके सामने कह चुका, आप हमारी बात माने ना माने, एनालिस्टों की बात ज़रूर मानिएगा। ज़्यादातर एनालिस्ट आपसे यही कह रहे हैं कि कोई भी आप पोजीशंस लें निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो डिप करके ले, लेकिन डिप आए तो सही। डिप तो आ ही नहीं रहा, तो जब डिप आ ही नहीं रहा तो फिर आपको लेने की इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या आप सौदा खुद से खराब करना चाहते हैं? क्या आप भी फोमो का शिकार होना चाहते हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि बाजार 3 दिन के बाद बंद हो जाएगा सदा के लिए? ऐसा नहीं होने जा रहा है बॉस। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिर्फ छूट जाएगा। लेकिन अपने रिस्क रिवार्ड के प्रिंसिपल को ख़राब ना करें आप, क्योंकि आपने अभी 550 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखी है। दूसरा, बाइंग और डिप्स में भी कोई बहुत बड़ा डिप नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 200 पॉइंट का निफ्टी का डिप चाहिए। ये 23,300 के आसपास आए, प्लस करना, 23,200 का स्टॉप लॉस लगाना, वापस से पुल बैक शुरू हो सकता है और आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा हो जाएगा। आप भी उसी रिदम के अंदर आ जाएंगे। नहीं तो आप पायदान के सबसे ऊपर आप खड़े हैं, जरा सा भी छोटी सी भी घबराहट हुई मार्केट के अंदर तो फिर आपको जरा डर लगेगा, इसलिए आप ही कचरे जाओगे मार्केट के अंदर। इसलिए बाइंग और डिप्स के लिए लोग खड़े हैं तो खड़े रहो आप भी। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 100-200 पॉइंट ही तो छोड़ने पड़ेंगे। ठीक। और एक और चीज़, बहुत सारी अच्छी खबरें ना मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, बैक टू बैक कर रहा है। ये इंडिया विक्स को घटा के कर रहा है, ये एफआईएस की होल्डिंग को बढ़ा के कर रहा है, ये पुट कॉल रेशियो के हिसाब से कर रहा है और मार्केट अपने लेवल से कर रहा है। इसमें एक भी खबर नेगेटिव डिस्काउंटेड नहीं है। अगर थोड़ा भी कुछ भी नेगेटिव दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ग्लोबल मार्केट से या फिर कहीं से भी आता है तो मार्केट उसके लिए भी प्रिपेयर नहीं है। ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चेक एंड बैलेंसेस में ज़्यादा टिल्ट तेज़ी के लेवल्स को वो लेके बैठा है, इसलिए पुराने वालों के पास 3 स्टॉप लॉसेज, 23,200, 23,300, 23,400 अपने अपने रिदम के हिसाब से आप लगा सकते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड से, क्योंकि सभी ने 23,200 के नीचे की या फिर 23,200 तक की खरीदारी की हुई है। अब आते हैं जिनके पास नहीं थी पोजीशंस, उनका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उनको तो वेट करना है और शॉर्ट नहीं करना। अगला सवाल अगर आप पूछने जा रहे हैं तो मेरी तरफ से ना है, शॉर्ट नहीं करना। एक चीज मैं लेकिन शॉर्ट्स वालों के फेवर में बोल देता हूं, मैं पुट कॉल रेशियो 1.31 आ चुका है, 1.51 पे निफ्टी चलना बंद हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, 1.51 आते ही निफ्टी चलना बंद हो जाएगा। 1.31 पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। यही एक कंसर्न है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाइंग और डिप के लिए खड़े रहो। हो सकता है आपको 4 दिन बाद झका के मिलेगा, लेकिन मिलने के चांसेस प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो इसलिए बाइंग ऑन डिप्स नए वालों के लिए, पुराने वालों के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों का ही टारगेट वो है 23,550। ठीक है, तो ये रणनीति निफ्टी 50 पे, पर डिम्पी बैंक निफ्टी के बारे में भी बताइए, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस या जोश हम इस इंडेक्स में भी देख रहे हैं। क्या यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के ही मौके किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं? डेटा के दम पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखो, होना भी चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी के पास कैचअप करने के लिए बहुत स्पेस है और बैंक निफ्टी को अभी चलना है तो 51,200 समथिंग लाके वो अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। मैंने आपको पिछली बार भी नोटिस करवाया था और इस बार फिर से बता देता हूँ कि निफ्टी आप एक हफ्ते में 3-3 बार ऑल टाइम हाई लगाते हो, बट बैंक निफ्टी नहीं लगाते। पिछली बार भी बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो डाइवर्जेंस था, यानी कि ऑल टाइम हाई लगाने का समय था, वो 2 महीने लग गए थे उस चीज़ को।
तो हो सकता है निफ्टी के साथ अभी भी यही प्रथा चल रही है, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे है, निफ्टी थोड़ा आगे निकला बिकॉज ऑफ 50 कंपोनेंट्स एंड बिकॉज ऑफ 12 कंपोनेंट। दूसरा पॉइंट, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, बैंक निफ्टी में ना अभी भी प्रीमियम आपको दिख रहा है, और जबकि निफ्टी के अंदर 2 दिन से डिस्काउंट चल रहा है। आपको मालूम है फ्यूचर से स्पॉट ज़्यादा सस्ता है, डिस्काउंटिंग चल रही है। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी इच्छा शक्ति मरी हुई है, इसलिए निफ्टी पे अंदर मैं बाइंग और डिप्स बोलूँगा। लेकिन आती है बैंक निफ्टी पे, देखिए बैंक निफ्टी के डाटा के अंदर भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, इसके पीछे का जो फ्यूल और जो पावर होती है ना वो थोड़ी कम हो चुकी है। ये बात मैंने आपको कई बार बताया कि शॉर्ट कवर करते करते अपना कीमती फ्यूल भी आप खर्च करते हो। बाजार तो आ जाता है ऊपर, लेकिन उसके बीच में जो पावर होती है और आगे ले जाने की, वो खत्म हो जाती है। तो वो अभी भी खत्म हुई है इसके अंदर, इसलिए इसको भी बाइंग ऑन डिप्स की कैटेगरी में डाल दो आप। अब ये बाइंग ऑन डिप क्या है इसके अंदर, देखो ये हुआ 50,000 के ऊपर बंद, और काफ़ी दिनों बाद 50,000 के ऊपर फिर से जाके इसने क्लोजिंग दी है 50,002 की। तो आप बाइंग ऑन डिप में या तो 49,800 के आसपास लो, या तो 49,500 के आसपास लो। बोले नहीं सर ये तो बहुत नीचे, आज तो गैप भी खुलेगा। यस गैप खुलेगा, तो फिर एक काम करो, फिर 50,500 को पार हो जाने दो, ताकि शॉर्ट्स को ट्रैप हो जाए अच्छी तरह से। वो ट्रैप नहीं होंगे ना, वो फिर से प्रेशर बनाएंगे। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा हो ना, तो पिछले 3 दिन का डाटा उठा के देख लो, आप हमेशा गैप के साथ खुल रहे हो, लेकिन अपनी क्लोजिंग नहीं कर रहे। आप क्लोजिंग डेज लो के आसपास आके करते हो। फ्राइडे इकलौता ऐसा सेशन था जब आपकी हाई पे क्लोजिंग हुई है, नहीं तो आप सोमवार से बृहस्पतिवार का डाटा चेक कर लो, आपको खुद, मेरी बात छोड़ दिया, आपको डाटा खुद ही बता देगा। तो फिलहाल ये फर्स्ट डे है, या सेकंड डे आप कंटिन्यूटी इफेक्ट अगर दिखा देते हो तो फिर ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से दोनों ही बाइंग ऑन डिप्स है। जिनके पास पुराना सौदा पड़ा है उनके तो मौज ही मौज है, उनको तो सब कुछ दिक्कत ही किसी तरह की नहीं है। तो वो चाहें तो 50,000 के ऊपर कहीं भी अपने सौदों को आधा कर सकते हैं, काट सकते हैं, या फिर ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग के लिए उनका 49,800 का एक स्टॉप लॉस लगेगा। मेरी तरफ से नए वालों को डिप पे ही बाय करना चाहिए, दोनों के लिए। डिप जो है वो 49,800 मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोनों में ही बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, पर इसी के साथ जिस तरीके का फ्यूल बचा है मार्केट में वो भी बताया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बता दें कि बैन में कौन से काउंटर्स मौजूद है। तो कुल 6 स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ बैन की लिस्ट में शामिल है। इसमें जो एडिशन हुआ है वो है बलरामपुर चीनी का, क्योंकि हम देख भी रहे थे कि कुछ समय से जितने भी चीनी काउंटर्स थे उनमें एक अच्छी तेज़ी हमने देखी, कई सारी खबरें भी थी, सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव खबरें आ रही थी। तो बलरामपुर चीनी आ चुका है एफएनओ बैन की लिस्ट में। इसी के साथ सन टीवी, जीएमआर इंफ्रा, हिंद कॉपर, इंडिया सीमेंट्स और साथ ही सेल, ये 5 काउंटर्स भी एफएनओ बैन लिस्ट में मौजूद हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि आज वो कौन सी रणनीति अपना रहे हैं और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ आ रही हैं उनकी कॉल्स। स्वागत करना चाहेंगे किरण जानी, वैशाली पारिक और साथ ही आयुष मेहता का। वैशाली, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आज के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी की आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि डिम्पी पदार्थ के थोड़े से फ्यूल की कमी है अब निफ्टी 50 में, पर ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी सी अपसाइड कैप है, या फिर जिस तरीके के संकेत गिफ्ट निफ्टी देख रहा है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स की पोजीशन बना सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ी स्ट्रेंथ से ही ओपनिंग में है, बट व्हाट वी नीड टू सी, एक्चुअली वीकली रेंज हम निकाल रहे हैं 23,200 का सपोर्ट है और 23,800 का टारगेट रेजिस्टेंस है। सो अगर हम सस्टेन करते हैं 23,500 के ऊपर, देन आई थिंक तैयारी करनी चाहिए हायर अपसाइड के लिए। एंड इसी अनुसार आप देखेंगे बैंक निफ्टी ऑल्सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने 50,000 के ऊपर क्लोज देखा है, जस्ट एट 50,000। तो आई थिंक, और जैसे कि एचडीएफसी बैंक और सब में पार्टिसिपेशन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है दैट इंडेक्स में अपसाइड मूव आना चाहिए दोनों ही इंडेक्सेस में। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं दोनों ही इंडेक्स, और एक जो रेंज है वो भी हमें वैशाली ने बताया। पर चलिए अब एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से उनकी स्टॉक कॉल्स लेते हैं। एंड किरण, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज का क्या व्यू है, कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नज़र? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो हमें लग रहा है कि 2 ऐसे सेक्टर है जहाँ पे जो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो एक है मेटल सेक्टर और दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर। तो इन दोनों के अंदर हमारे आज के प्रेफर्ड पिक रहेंगे। पहले हम मेटल सेक्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर आप चार्ट देखोगे तो काफी टाइम से 900 रुपए के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स इसने 50 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है।
अब लास्ट वीक का जो आप क्लोजिंग देखोगे तो क्लियर कट उसने अपने जो क्लस्टर रेजिस्टेंस है 900-910 उसके ऊपर दिया है विद हेवी वॉल्यूम्स। अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा की बात करोगे तो वहां पे भी हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टिल हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल जिस तरह के चार्ट्स देख रहे हैं हम 944 हम स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट रख रहे हैं और स्टॉप लॉस के हिसाब से जो हमें मेंटेन करना है वो 904। तो 904 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू स्टिल बाय कीजिए। 944 का हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो एसबीआई लाइफ है। एसबीआई लाइफ का आप चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है नंबर 1। नंबर 2 आप देखोगे तो काफी दिनों से वो अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे को ट्रेड कर रहा था। अब कहीं ना कहीं अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज हो गई, 200 डेज मूविंग एवरेज हो गई, 20-50 सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी जिस तरह का वॉल्यूम हुआ या तो डेरिवेटिव फ्रंट में आप देखोगे तो लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। तो एसबीआई लाइफ हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1470 के आसपास की क्लोजिंग है। 1500 तक का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1450 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एसबीआई लाइफ एंड जेएसडब्ल्यू स्टील हमारी तरफ से बाय कॉल्स रहेंगे। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी खरीदारी का सौदा है और इसके लिए टारगेट है किरण का 940 रुपए का। और एसबीआई लाइफ शुक्रवार को हमने देखा था कि दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर ये शेयर बंद हुआ था करीब 1.5% के आसपास की तेजी के साथ और इसका टारगेट होगा 1500 रुपए का। तो 2 खरीदारी के सौदे हैं किरण जी की तरफ से। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, आयुष मेहता। आयुष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे भी यहाँ से 2 बाय कॉल्स ही रहेंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा अपोलो हॉस्पिटल्स पे। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे और उसके ऊपर ही उसने क्लोजिंग रखी है, प्लस एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर भी देख रहे हैं हम इसके वीकली चार्ट पे। 100 डे मूविंग एवरेज से काफी टाइप से सपोर्ट लेके स्टॉक चला था और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 6350। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 6140 का रहेगा। सेकंड स्टॉक है मेरा इक्विटास बैंक। इक्विटास बैंक की अगर हम बात करें तो अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से ऊपर ये स्टॉक ने अपना आपको वेट प्लेस रखा, क्लोजिंग ऊपर रखी है। प्लस इसके भी वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का हम ब्रेकआउट देख रहे हैं जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। प्लस एक मंथली चार्ट पे ये जो लाइन चार्ट है उसमें हम डबल बॉटम फॉर्मेशन देख रहे हैं। मुझे लगता है इक्विटास बैंक को यहाँ से लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 110। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 9750 का रहेगा। ठीक है, ये इक्विटास, एयू स्मॉल, बंधन, ये इस तरह के जो कुछ बैंक्स हैं या फिर छोटे बैंक्स हैं, इनफैक्ट मैं बोलूँगा इन सब पे आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर इस बार ये लीडरशिप ज़्यादा ले सकते हैं। ऑल्दो बैंक निफ्टी के कई बार पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी जब चलेगा तो इनके मोमेंटम को काफ़ी फास्ट करेगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आप ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा शेयर है अपोलो हॉस्पिटल। एक काम करते हैं, वैशाली की कॉल्स अभी लेना बाकी हैं। वैशाली गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि मैंने बताया मुझे बैंकिंग स्टॉक्स में अभी ठीक लग रहा है। सो एचडीएफसी बैंक इज वन ऑफ द बैंक्स जो काफी समय से रेंज के अंदर ही रहा है और हमने देखा फ्राइडे भी एक मोमेंटम बन रहा है कमिंग आउट ऑफ द रेंज। सो मेरा नियर टर्म के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1585। बट अगर जो पोजिशनल लेना चाहता है तो 1570 के सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1620 टू 1630। दूसरा है मैंने देखा फ्राइडे को हम देख रहे थे दैट राइस स्टॉक्स में काफी मोमेंटम शुरू हुआ है। कोहिनूर है, केआरबीएल। सो केआरबीएल एक अच्छी सी कैंडल विद गुड वॉल्यूम शुरुआत हुई है एंड इट शोज साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ठीक रहेगा। सो 295 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये ट्रेडिंग टारगेट पोजिशनल ट्रेड रहेगा 340 के टारगेट। ये जो आपका केआरबीएल है ना मैम, ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं कल परसों खुद भी शेयर को देख रहा था और मॉनसून की थीम अगर आप चेक करेंगे ना, मॉनसून या सरकार के हिसाब से भी थोड़ा चेक करेंगे। देखिए थोड़ा बजट जो इस बार आएगा ना तो किसान ओरिएंटेड आएगा। पहला अच्छा मॉनसून आएगा। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है। अभी भी केआरबीएल चलता हुआ शेयर था, रुक गया था, साइडवेज हो गया, फिर चल सकता है। इससे पहले फर्टिलाइज़र चले, ट्रैक्टर वाली कंपनी चली, आयशर एस्कॉर्ट्स आप चेक कर लो, आप सारे केमिकल एंड फर्टिलाइज़र आप चेक कर लो। ठीक, तो आप अब आप ये देखोगे कि अब केआरबीएल ये ना और लेगे सेकंड लेग और क्लासिक और फाइन ट्यून होते जाओगे। आपको देखते जाना, ये सारे के सारी चीज़ें आपको चलती हुई दिखेंगी। और सब शुगर वाली कंपनीज चली, बीच में आपको ध्यान होगा 3-4 दिन से लगातार शुगर चले। तो ये सारे के सारे शेयर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, खासकर कॉमोडिटी और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। केआरबीएल उसमें से एक है, चावल से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक विशाली पारिक ने कहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको आयुष मेहता ने कहा। एक बार आज सबकी किरण सर की भी कॉल्स दिखाना, आयुष सर की कॉल्स भी दिखाओ और किरण सर की कॉल्स भी दिखाओ। एक और चीज़, दोनों ने बैंकिंग काउंटर्स दिए हैं।
आपको ध्यान होगा आयुष ने भी एक बैंकिंग काउंटर आपको दिया है, छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला। किरण जानी की कॉल्स में एक स्टील वाली कंपनी है JSW स्टील, ये भी एक नोटिस करने वाला शेयर है। कमोडिटीज़ के अंदर इंटरेस्ट अच्छा है। और इसके अलावा किरण जानी की एक और कॉल भी है, वो SBI लाइफ इंश्योरेंसेस वाली कंपनीज को पता है ना, बीच में सरेंडर वैल्यू वाली एक खबर आई थी, वो खबर हालांकि नेगेटिव थी, लेकिन 2 घंटे लगे सिर्फ ब्रोकिंग हाउसेस को रिपोर्ट छापने में। 2 घंटे बाद आपने देखा कि सारी लाइफ इंश्योरेंसेस कंपनीज डेज हाई पे जाके बंद हो गई। खबर आने पर तो गैप डाउन खुले थे ये, फिर डेज हाई पे बंद हुए, नेक्स्ट डे कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट आ गया। तो आपने क्या ज़बरदस्त मोमेंटम आते हुए देखा। ये सारे के सारे ट्रेड अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। कपिल शाह भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उनके ट्रेड भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के जितने सौदे अभी तक हमने देखे हैं, ये सारे के सारे ट्रेड अपने आप में काफ़ी बेहतर हैं। अब आपको अगर चुनाव करना है इंडाइसिस और निफ्टी और बैंक निफ्टी में से, तो मैं बोलूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़कर, क्योंकि आज वैसे भी गैप मिल रहा है, तो आप थोड़ा स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और स्टॉक्स में 3 एनालिस्ट ने 6 कॉल्स आपको दी हैं, जिसमें बैंकिंग का, कमोडिटीज़ का और थोड़ा बहुत स्टील वगैरह का फ्लेवर आपको साफ साफ दिखेगा। अब जरा हम शरद के पास चलते हैं और उनसे जरा ये समझ लेते हैं कि इस समय की खबरों वाले शेयर कौन से हैं। फिर कपिल शाह को भी अपने साथ जोड़ लेंगे, उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने रखेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले बात करेंगे HAL के। यहाँ पे जो है कंपनी को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया है, लगभग 45,000 to 50,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जहाँ पे प्रोक्योर करेंगे 156 लाइट वेट जो कम्बैट हेलीकॉप्टर होती है उसको। लेकिन ऑफकोर्स आज डिफेंस स्टॉक्स में भी जो है हमारी नज़र रहेगी। HFCL की बात करें तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। यहाँ पे उनको एग्जेम्पशन मिली है यूरोपियन कमीशन से एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के। ये जो है आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के एक्सपोर्ट्स को लेके है। बात खास ये है कि बाकी सारे इंडियन प्लेयर्स को जो है अभी भी ड्यूटी लगेगा, पर HFCL को जो है ड्यूटी की जो है छूट मिली हुई है। और हमने लास्ट वीक अपने आपको खबर में भी बताया था कि जुलाई ऑनवर्ड्स भारत नेट के ऑर्डर्स आने लगने वाले हैं, डोमेस्टिक ऑर्डर्स। तो यहाँ पे भी HFCL का एक अच्छा स्टेक देखने मिल सकता है। ज़ोमैटो की बात करें तो पहले तो उन्होंने कंफर्म किया बाज़ार को कि पेटीएम के साथ जो सेल होने वाली है उनकी मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस पे, उनके साथ पेटीएम के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई बाइंडिंग डिसीजन अभी नहीं लिया गया करंट स्टेज में। तो ये क्लैरिफिकेशन ज़ोमैटो की आई है, लेकिन फिर भी ज़ोमैटो आज फोकस में रहेगा। एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो USFDA की अप्रूवल आ गई है। आपकी स्वेलिंग ट्रीटमेंट, जो सूजन की ट्रीटमेंट होती है, उसकी जो है ड्रग को लेके USFDA अप्रूवल आया है। TCS के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो लगभग आप कह सकते हैं 194 मिलियन डॉलर्स का जो है एक केस डाले हैं ट्रेड सीक्रेट के मिस अप्रोप्रिएशन को लेके। हालांकि कंपनी का भी बयान आया है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो अपील पे विचार भी करेंगे। बायकॉन की बात करें तो USFDA भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे विशाखापट्टनम की यूनिट की इंस्पेक्शन खत्म हुई है, लेकिन 3 ऑब्जर्वेशंस आए हैं, तो यहाँ पे ज़रूर स्टॉक में थोड़ी सी जो है चिंता बनी रहेगी दिन के ट्रेड में। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, वो है JNK इंडस्ट्रीज़। इसका मार्केट कैप 3,800 करोड़ रुपए का, लेकिन जो ऑर्डर आए हैं इनको, JNK इंडस्ट्रीज़ को, इनको 2 ऑर्डर आए हैं जिनका वैल्यू जो है लगभग 700 से लेके 1,000 करोड़ रुपए का आता है। लेकिन ऑर्डर आया है बड़ा कंपनी जो है रिलायंस, उनसे आया है, और रिलायंस की जो गैस क्रैकिंग फर्नेस है उस बिज़नेस को लेके है। तो JNK इंडिया जो है स्टॉक में ज़रूर एक अच्छी मूवमेंट आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकती है। JM फाइनेंशियल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर आ गई है सेबी की, जहाँ पे कंपनी जो है मर्चेंट बैंकर बने थे पास्ट इश्यूज़ के NCDs को लेके, उसको में जो है एक टाइप से एक वार्निंग लेटर आया है। IIFL फाइनेंस Q4 नंबर्स थोड़े डिलेड हुए थे और यहाँ पे देखें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम ज़रूर बढ़ा है 28%, लेकिन जो अमाउंट देखने वाली चीज़ है वो है पैट, वो 9% गिरा है। अब ये क्यों गिरा है? ये सबसे पहला बात है कि प्रोविजनिंग बढ़ी हुई है और गोल्ड लोन की जो बिज़नेस पे बैन लगी थी RBI पे, उसका इम्पैक्ट पड़ा है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में। गोल्ड AUM भी 5% सिक्वेंशियली गिर गया। और IIFL ने एक इम्पॉर्टेंट बयान भी दिया कि जो इशू रेज हुए थे RBI के, वो अब रेक्टिफाई हो गए। और हमने आपको पहले भी खबर सेगमेंट में बता दिया था कि 4 जून को तो अप्रूवल आ गई थी कि सारी जो इंस्पेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आने वाले 4 से लेकर 6 हफ्ते में ये रेस्ट्रिक्शन भी उठ सकती है। तो ये जो चीज़ थे हमने आपको पहले ही बता दी थी खबर में। और आखिर में जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स मीटिंग होने वाली है इंपॉर्टेंट, जहाँ पे वो लगभग 2,000 करोड़ रुपए की फंड रेज पे जो है विचार करने वाले हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज दिन के ट्रेड में आपकी फोकस होनी चाहिए।
शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिल सकता है। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक JNK इंडिया भी शरद ने हाईलाइट किया, इस पे भी हमारा फोकस रहेगा। पर अब आपको ये बता दें कि ब्रोकरेजेस के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पे आई हैं रिपोर्ट्स, और ये पूरी लिस्ट लेकर गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए कहाँ पे है आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, क्योंकि कई पे ब्रोकरेजेस के तरफ से हमें यहाँ पे एक अपग्रेड देखने को मिल रहा है प्राइस टारगेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं नोमुरा की, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3,374 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि आगे जाके BEV सेगमेंट जो है उसमें कहीं पे एक प्रीमियम सेगमेंट में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फार्म मशीनरी ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है। इसी के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है उसके तरफ से कंटिन्यू कर रहे हैं नोमुरा जो है एक्सपेक्ट करना एक अच्छा मार्केट बीटिंग ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, ऐसे नोमुरा का मानना है। अगली बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की, क्योंकि उन्होंने भी टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3,090 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका भी मानना यह है कि आगे जाके कहीं पे जो ग्रोथ सेगमेंट्स है जैसे लाइफ स्पेस और सर्विसेज बिजनेस है, यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं IIFL फाइनेंस की, जहाँ पे Q4 के रिजल्ट जो है वो कंपनी ने प्रेजेंट किए थे 15th को, और इसी के साथ साथ जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 465 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में एक मिस देखने को मिला। अगर हम जेफरीज के एस्टिमेट्स की बात करें तो कहीं पे हमें गोल्ड AUM में भी 5% का एक फॉल देखने को मिला, और इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे हमें पता है कि RBI ने बैन किया था ये जो गोल्ड पोर्टफोलियो है उसके ऊपर। इसी के साथ साथ IIFL का मानना यह है कि कहीं पे RBI का जो बैन था और जो इश्यूज़ है वो कहीं पे रेक्टिफाई हो चुके हैं, बट आगे जाके नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, और इसीलिए फिलहाल के लिए उन्होंने होल्ड रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं नायका की, क्योंकि नायका ने इन्वेस्टर्स डे जो है वो रखा था, और इसी के साथ साथ अगर ब्रोकरेजेस की माने तो उन्होंने कहीं पे जो न्यूट्रल स्टांस है वो एक बरकरार रखा है। तो अगर बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 186 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि आगे जाके जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ टारगेट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, पूरे अक्रॉस सेगमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ टारगेट्स कंपनी ने रखे हैं। आगे जाके उनको अपसाइड रिस्क जो है वो देखने को मिल रहा है कंपनी को, और एक सरप्राइज भी हमें देखने को मिल सकता है अगर जो टारगेट्स है और अगर कंपनी ने प्लान्स है वो एग्जीक्यूट किया अच्छे से तो। इसी के साथ साथ गोल्डमैन सैक्स ने भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 140 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे गाइडेंस जो है फैशन में और B2B वर्टिकल में वो काफ़ी अच्छा है, और इसी के चलते हुए उन्होंने ये जो CAGR ग्रोथ है BPC सेगमेंट में वो, और कहीं पे जो GMV सेगमेंट का CAGR ग्रोथ है वो कहीं पे 26% पे जो है वो एस्टिमेट किया है। अगली बात करते हैं मैक्वेरी की, उन्होंने अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखते हैं, टारगेट प्राइस जो है वो 135 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके GMV सेगमेंट में नायका से ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि मिड टू हाई टीन्स में हो सकता है, और आगे जाके कैपिटल इंटेंसिटी जो है वो सेम ही रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आखिर में बात करते हैं वेदांता की, क्योंकि CLSA ने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 520 रुपीज़ का किया है, और बाय रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कंपनी का फोकस भी उसी तरफ है। आगे जाके हमें कहीं पे अर्निंग्स जो है जिंक और ऑयल में वो भी बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी एक की वैल्यू प्रोड्यूसर हो सकता है कंपनी के लिए, और इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 520 रुपीज़ का किया है। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से ये सब कंपनीज में हमारी नज़र काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो आज के दिन में हमें देखने को मिल रहा है। शुक्रिया गौरव, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जिन पे आज रहेगी नज़र, और इन कुछ काउंटर्स पे हम अपने एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे। रिपोर्ट्स और तमाम खबरों वाले शेयर हमारे सहयोगियों ने आपके सामने रखे, और चलिए एक एक करके इन तमाम जो खबरें हैं या फिर जो रिपोर्ट्स है उस पर अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेते हैं। हमारे साथ वैशाली हैं, हमारे साथ किरण जी हैं, हमारे साथ आयुष हैं, हमारे एक्सपर्ट ये बने हुए हैं, और इसके अलावा कुछ और एक्सपर्ट्स भी आगे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे राय लेना शुरू करते हैं। आगे बढ़ेंगे, और दरअसल M&M पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। नोमुरा की टारगेट को जो बढ़ाकर कर दिया है 3,374 रुपये का, और हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में M&M निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शामिल था। इस साल की बात करें ऑलमोस्ट 70% ये शेयर चल गया है। 2,928 रुपये का भाव आपको अपने स्क्रीन पर दिखेगा, और मार्केट कैप के लिहाज से भी यह मारुति के बाद सेकंड मोस्ट वैल्यूड कंपनी हो गई है, और ये सारी चीजें ब्रोकरेज का भरोसा और बढ़ा रही हैं। M&M का जरा चार्ट देकर आप बताइए वैशाली जी, आपको ये शेयर कहां जाता हुआ दिख रहा है? क्या ये प्राइस ठीक है, भाव ठीक है, किसी को अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो? देखिए ट्रेंड तो सही है, इंडिकेटर्स भी हम देख रहे हैं, तो न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम भी दिख रहा है। 2750 का एक अच्छा सा एक सपोर्ट बन चुका है।
तो न्यू एंट्री के लिए 2750 की सपोर्ट के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है और अपसाइड टारगेट आ सकते हैं 3200 से 3300। ठीक है, एमएनएम को लेकर ये व्यू। आयुष, टीसीएस को लेकर जरा व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि शुक्रवार को कि जो आईटी स्टॉक्स थे थोड़ा उनके लिए मुश्किल दिन था। गिरावट के साथ तमाम स्टॉक्स बंद हुए थे। आप टीसीएस देखिए, ये भी दिन की गिरावट दिन के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। हालांकि नैस्डैक से क्यूज ठीक ठाक हैं, वहां पर आईटी स्टॉक्स चले हैं, लेकिन यूएस में झटका लगा है टीसीएस को। ट्रेड सीक्रेट के मामले में उसका दुरुपयोग करने का आरोप लगा है और करीब करीब $19.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है अमेरिकी कोर्ट ने, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। हालांकि टीसीएस ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करेगी। ये खबर है। चार्ट देखकर आप जरा बताइए, टीसीएस कहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें अगर मान लीजिए आज भी एक झटके के साथ शुरुआत होती है तो? टीसीएस की बात करें तो इसमें हम 3900 रुपीज का ही रेजिस्टेंस काफी दिन से फेस कर रहे हैं और न्यूज के इम्पैक्ट के कारण इसमें और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती हुई देख सकते हैं। इसमें जो एक मेजर स्टॉप लॉस या एक जो सपोर्ट जोन आएगा वो है 3750 का, जो कि इसका 200 मूविंग एवरेज है। मुझे नहीं लगता उसके नीचे ही जाना चाहिए, वहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 3750 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए और अगर इसमें भी इसके नीचे अगर ये स्टॉक यहाँ से जाता है तो 3670 के आसपास इसमें वापस बाय ऑन डिप्स की रेडी में रखिए। ठीक है विशाली, कुछ एक शेयर्स मेरे को आपसे पता करना है जहाँ पे टिपिकली एक अच्छा ब्रेकआउट या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। मैं एक एक करके शेयर लेता हूँ। मॉर्पेन लैब एक बार ज़रा चेक करेंगे आप। मॉर्पेन लैब मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी पता किया था। ये लैब में भी बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेंथ दिख रही है और ब्रेकआउट की तैयारी भी हो सकती है, बिकॉज चंद दिनों से हम देख रहे हैं दैट वॉल्यूम पिकअप भी अच्छे से है। तो आई थिंक एक बार ये अगर सस्टेन करता है 57 के ऊपर, तो आई थिंक इट इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ, अगर मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ तो एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम भी शुरू हुआ है। सो 57 टू बी 5630 का एक ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो आई थिंक 5863 दीज आर द टारगेट्स और प्रीवियस हाई जो है 73। सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे 5863 टू स्टार्ट विथ, ये टारगेट्स दिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप बाय के स्टैंप लगाइए। विशाली ने ऑलरेडी आपके लिए हाँ बोल दी है। विनीत सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अभी मैं आपके पास आता हूँ सर, जरा कॉमोडिटीज़ का कुछ एक प्ले आपसे ज़रा पता करवाना है वापस से। लेकिन विशाली इस बीच आप एक शेयर और भी चेक कीजिए। मेरे को लग रहा है ये शेयर जब अब चलेगा ना तो कम से कम 20% का रिटर्न भी दे सकता है और मेरे को सारी चीज़ उसके फेवर में दिख रही है। उस शेयर का नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। एक बार जरा आप खोलिए तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के चार्ट, और अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आज से ही पोजीशन बनाने। ये कुछ मॉनसून, कुछ कंजम्पशन, कुछ इसी सेगमेंट, इसी वातावरण से जुड़ा हुआ शेयर है बजाज इलेक्ट्रिक। यस, तो ट्रेंड में तो जरूर आ चुका है, लेकिन वन वे ट्रेंड शुरू हुआ है। तो मैं कहूंगी दैट 970 का एक सपोर्ट, तो थोड़ा रिट्रेस भी होता है तो 970 वुड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अक्यूमुलेट करने की मैं सलाह दूंगी 970 के सपोर्ट के साथ। और एक बार नियर टर्म टारगेट देख सकते हैं 1085। 1085 क्रॉस करता है देन आई थिंक एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड फर्दर ऑन दिख सकता है, गोइंग टुवर्ड्स 1150 टू 1180। ठीक है, तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, बट थोड़ा सा आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक्यूमुलेशन में आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला वॉल्यूम कम, दूसरा डिप के लिए जगह होनी चाहिए, तीसरा एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, चौथा आपको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी तो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। इकट्ठा करने के बाद और तेज़ से चलेगा। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स कुछ इसी कैटेगरी में आ रहा है। ये विशाली ने आपको क्लियर करके बता दिया। विनीत सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत सर गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। सर ये मानसून वाली थीम के अंदर कुछ और बचा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि प्ले काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा? मानसून कंजम्पशन कुछ भी कहिए, बजट, एग्रीकल्चर बेस्ड बजट, व्हाटएवर, कैसे भी आप कह सकते हैं इसको आप। नहीं तो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं और इसमें वजह भी एक है। अगर 22 तारीख को जब जीएसटी काउंसिल मिलेगी और अगर आप देखोगे कि जीएसटी रेट कम करते हैं एनजी पे, तो इनको काफी फायदा होगा क्योंकि इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल कम हो जाएगी और प्रोडक्ट्स भी चीप होंगे। तो सब्सिडी बर्डन कम होने के कारण उनका माल भी ज्यादा मिलेगा और उनको सब्सिडी के पैसे भी अच्छी तरह से आएंगे। तो इनमें मुझे लगता है एक स्टॉक है जो पिछले रिजल्ट के बाद टूटा था, वो है जीएसएफसी है। अच्छी डिविडेंड यील्ड है। उन्होंने गाइड किया है कि
20% वॉल्यूम ग्रोथ भी आ सकती है आगे जाके। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब के में रख के ये शेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा शेयर जो इसके साथ अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एफसी और एनएफएल ये फर्टिलाइजर काउंटर्स में से इन दोनों ही स्टॉक्स पे आप रखिए नज़र। जो पूरी एग्री थीम चल रही है, रूरल रिकवरी थीम चल रही है, विनी जी को ये दो काउंटर्स खास तौर से पसंद आ रहे हैं। पर कुछ एक काउंटर्स आईटी स्पेस से भी फोकस में आज ज़रूर रहेंगे, क्योंकि विप्रो पे एक इन्वेस्टिक का अपग्रेड आया है। यहाँ पे उन्होंने रेटिंग अपग्रेड की है और टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। अब ये टारगेट प्राइस बढ़ा के 505 रुपये के कर रहे हैं। फाइनली जो मैनेजमेंट चेंजेस हैं उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा जो है इनका वापस आ रहा है। साथ ही जेफरीज की रिपोर्ट आई है, इन्फोसिस पे खरीदारी की राय के साथ 1630 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। आयुष, आपसे समझना चाहेंगे कि आईटी काउंटर्स, क्योंकि कुछ पिछले हफ्ते उन्होंने एक अच्छा मोमेंटम जरूर दिखाया था, नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पे है ही। अगर इन्फोसिस और विप्रो में से किसी एक का चुनाव करना हो तो कौन सा बेहतर लग रहा है चार्ट्स पे? हम बात करें तो मुझे यहाँ पे विप्रो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। विप्रो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपने 100-डे मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक अपने आप को ट्रेड कर रहा है और एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है। नो डाउट इसमें 488 का रेजिस्टेंस है। जैसे स्टॉक 488 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करेगा, मुझे लगता है यहाँ से हमें बाय करना चाहिए। और 488 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा, इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 520 रुपीज का रहेगा। तो कंडीशनल बाय कॉल होगा यहाँ पे। बाय कॉल विप्रो पे है। यहाँ पे आप रखिए नज़र। अगर एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करता है तो एक और तेज़ी बन सकती है। पर किरण, क्योंकि आप कुछ मेटल काउंटर्स भी ट्रैक कर रहे हैं, खास तौर से आपसे एक बार वेदांता पे भी राय जानना चाहेंगे। हालांकि स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा सा रिट्रेस ज़रूर हुआ है, पर अब सभी ब्रोकरेजेस जो है इस पे अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। सीएलएसए की बात कर ले तो उन्होंने लक्ष्य बढ़ा के 520 कर दिया है। खरीदारी की राय बरकरार है। क्या आज फिर से वेदांता में हम एक अपमूव देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 440 के आसपास इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया है? क्या वेदांता फ्रेश ट्रेड बनता है यहाँ पे? जी डेफिनेटली वेदांता में फ्रेश ट्रेड बन सकता है। ओवरऑल अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो कहीं न कहीं 430, 440 एक क्लस्टर सपोर्ट बना हुआ है। इलेक्शन रिजल्ट के दिन की अगर हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न को अवॉइड करें तो कहीं न कहीं जब तक ये काउंटर 430 के नीचे नहीं जाता है तब तक डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 430 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। इमीडिएट लेवल पे 470 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही 470 क्रॉस होएगा ये स्टॉक वापस 500 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से 430 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे वेदांता भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। पर विनीत जी, ओवर द वीकेंड हमने देखा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें आई पेटीएम और जोमेटो को लेकर कि जो जोमेटो है वो पेटीएम का टिकटिंग और इवेंट्स बिजनेस जो है वो 1500 करोड़ की डील वैल्यू पे खरीद सकता है। ये पूरी रिपोर्ट्स है। हालांकि जोमेटो का इस पे पूरा स्पष्टीकरण पूरी तरीके से तो नहीं आया है, पर जी हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बोल दिया कि हाँ कुछ इनिशियल बातें जो हैं वो ऑलरेडी इन टॉक्स है। आपकी क्या पूरी एनालिसिस है? क्या पेटीएम जिस तरीके से अपने बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, क्या यहाँ पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आना चाहिए? और जोमेटो के लिए आप कैसे देख रहे हैं अगर ये डील होती है तो? जो बुकिंग मार्केट है करंटली बिटवीन बुक माई शो एंड पेटीएम वो करीब 12,000 करोड़ की है। और ये जो ऑनलाइन और जो लाइव शोज की मार्केट है वो हमें लगता है कि 15,000 करोड़ के आसपास की हो सकती है आगे जाके। तो ये दोनों चीजें देखते हुए मुझे लगता है जोमेटो की ख्वाहिश है कि वो एस्पिरेशन है कि वो एंटरटेनमेंट को भी अपने पोर्टफोलियो बुके और पोर्टफोलियोज में लेके आए। तो इसके चलते मुझे लगता है बेस्ट फिट हो सकता है जोमेटो के लिए। लेकिन अभी ये बातें सिर्फ डिस्कशन स्टेज पे है, कुछ फाइनल हुआ नहीं है। दूसरी चीज इसमें और अच्छी है कि जोमेटो के पास काफी कैश है ऑन द बुक्स और ये उनकी सेकेंड एक्विजिशन होगी ब्लिंकिट के बाद जो इमीडिएटली कैश पॉजिटिव हो सकती है। सो ये काफी अच्छा एडिशन हो सकता है जोमेटो के। पेटीएम दोनों पे ही टिप्पणी विनीत जी की तरफ से, और साथ ही जोमेटो के लिए ये सेकंड बड़ा एक्विजिशन हो सकता है ब्लिंकिट के बाद, और जो उनके कैश है उनके बुक्स पे उसी को यूटिलाइज करते हुए देखेंगे। तो इस खबर के चलते ये दोनों ही स्टॉक्स पे हमें आज रखनी है नज़र। पर हम शुक्रवार की बात करें तो जो कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर्स हैं बड़े अच्छी हमने मोमेंटम देखी, चाहे वो कमिंस हो, एबीबी हो या फिर सीमेंस हो। ख़ास तौर से सीमेंस की बात करें अगर तो लगातार ये शेयर अच्छे मोमेंटम में है। आपके इंफ्रा का प्ले है, ये मैन्युफैक्चरिंग का भी प्ले है, देश की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है। सीमेंस के चार्ट आपको कैसे लग रहे हैं और
क्या लगातार तेजी के बाद थोड़ी बहुत पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके स्टॉक में बने रहें? वेल आई थिंक आइदर वेज बिकॉज काफी मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ, ओवरबॉट पे तो जरूर आ चुका है। सो आई थिंक ये 7800 का एनीवेज थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से। अगर 7800 को, सॉरी 7800 को क्रॉस करता है तो 8200 के भी टारगेट्स दिख रहे हैं। तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए और थोड़ा बाकी जो रहता है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। सीमेंस को लेकर आपसे विनीत सर जानना चाहेंगे। देखिए, जो भी डिफेंस काउंटर्स हैं लगातार मोमेंटम वहां पर बना हुआ है। एचएएल को लेकर खबर आई है कि इनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है 50,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए। एचएएल 5,200 रुपए का भाव, लगातार तेजी हमने शेयर में देखी है। क्या करें एचएएल में, और हमने बाकी डिफेंस काउंटर्स में भी बड़े अच्छे अच्छे मोमेंटम बनते हुए देखे हैं। तो कहीं कोई आपके कोई पिक है जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन वाला कंफर्ट अभी भी है, और एचएएल पर आप एक जरूर व्यू दीजिएगा। एचएएल में ये जो हेलीकॉप्टर की जो डील आई है ये ऑलरेडी नोन थी मार्केट में, तो इट इज ऑलरेडी देयर इन प्राइस। पर आप देखेंगे कि ये एक स्टार्ट ऑफ ऑर्डर प्रोसेस है। आगे जाके तेजस के भी काफी ऑर्डर्स आएंगे और इनका आप देखोगे कि अगले 3 साल में ऑर्डर बुक 1,60,000 करोड़ तक जा सकता है। अभी 60-70 हजार करोड़ का है। तो हमें लगता है कि, और उनके मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं कंपनीज के, तो हमें लगता है कि जैसे ऑर्डर बुक बिल्डअप होता जाएगा ये शेयर आपका बढ़ता रहेगा। मेरे हिसाब से ये प्राइस पे नया माल लेने जैसा नहीं है। जो होल्ड कर सकते हैं, जो होल्ड कर रहे हैं वो अपनी बरकरार रखे, और अगर थोड़ा डिप्स आए 48-47 के आसपास, कभी भी डिप्स आ सकते हैं मार्केट में, तो तभी आप रुझान करने के लिए सोचें। ठीक है, एचएएल को लेकर ये व्यू। अच्छा, बायोकॉन को एक झटका लगा है यूएस एफडीए से हम कहेंगे, क्योंकि उनकी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की जो यूनिट है उसको 3 ऑब्जर्वेशन जारी किए गए हैं यूएस एफडीए की तरफ से। कुछ दिनों से 2-3 सत्र से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बायोकॉन थोड़ा सा नीचे आया है। 350 रुपए के आसपास का भाव हो गया था, वहां से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। आयुष, आप जरा बायोकॉन को लेकर बताइए, क्या करें अगर किसी के पास अगर ये शेयर है तो? ठीक है, आयुष से संपर्क नहीं हो पा रहा है। किरण जी, आप व्यू दीजिए बायोकॉन को लेकर। सो बायोकॉन की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न 2 दिन पहले बनी थी। उसके रिएक्शंस के साथ अभी दिख रहा है कि बायोकॉन लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट्स जैसे कि वीकली चार्ट आप या तो मंथली चार्ट देखो तो वहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल के बाद बायोकॉन 300 के ऊपर आया है। तो मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ ये न्यूज स्टॉक नीचे आ सकता है 320-325 तक, तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल जो एक स्टॉप लॉस हमें पोजिशनली मेंटेन करना है वो 300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा है। और लुकिंग एट वीकली और मंथली चार्ट हमारे टारगेट तो काफी बड़े हैं। ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट और एसोसिएट को ये स्टॉक परचेज करवाया है। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रहेगी 300 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, कुछ कुछ और स्टॉक्स भी पता कर लेते हैं। यहाँ पे टिपिकली ब्रेकआउट की सिचुएशन बन रही है, वो स्टॉक्स ज़्यादा एक्टिव होंगे बजाय न्यूज़ वाले, क्योंकि टिपिकली उनमें तो गैप अप होता है और गैप डाउन हो जाता है अच्छी न्यूज़ बुरी न्यूज़ में। लेकिन कायदे के शेयर आपको जो मिलेंगे वो टिपिकली ब्रेकआउट्स में मिलेंगे। या तो फेल होगा या तो चलेगा, चल गया ना तो आपको बहुत अच्छा एक गेन मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बजाज इलेक्ट्रिकल्स का शेयर विशाली से डिस्कस किया, मॉर्पेन लैब डिस्कस किया। इनमें कोई न्यूज़ नहीं है इन दोनों स्टॉक्स में, लेकिन फिर भी दोनों स्टॉक्स अपनी क्लोजिंग से, अपने लेवल से, अपने डाटा से, अपने चार्ट से सब कुछ को बयान करने में लग रहे हैं। ऐसे कुछ कुछ शेयर और भी हैं, जरा चेक करवा लेते हैं वो भी। एक बेजल प्रोजेक्ट्स के नाम से कंपनी है, बेजल प्रोजेक्ट, BAGEL। प्रोड्यूसर साहब चेक करोगे, आपके है डाटाबेस में? BAGEL, बेजल प्रोजेक्ट्स के नाम से कंपनी है। किरण जी एक बार आप चेक करोगे? यस, ये वाली 7.5 से 8% ऊपर है, 300 का शेयर है। जरा किरण जी आप चेक करोगे? ये टिपिकली ब्रेकआउट शेयर है। पुराना रेजिस्टेंस इसका है वो 23 अप्रैल 2024 का है। पार हो गया तो बहुत बढ़िया मूव देगा, कम से कम 100 रुपये भी चल सकता है।
ब्रिजर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो काफी अच्छे सेटअप के साथ है। लिमिटेड चार्ट है तो ओवरऑल जितने डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमने जैसे बताया वैसे अप्रैल में इसने अपना ऑल टाइम हाई या तो जो टॉप बनाया था वो 295 का था। फ्राइडे के दिन हमने देखा कि 300 के ऊपर क्लोजिंग है, तो फ्राइडे के दिन वीकली एंड डेली क्लोजिंग, तो वीकली एंड डेली दोनों के हिसाब से ब्रिजल प्रोडक्ट्स के अंदर डेफिनेटली एक ब्रेकआउट कंसिडर होएगा। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है 290 तक, तो वहां पे लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 270 के नीचे का मेंटेन कीजिए। और जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न है उसके हिसाब से अगर हम टारगेट गिने तो ऑलमोस्ट यहाँ से 40 से 50 रुपए की ऑप मूव आ सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। 270 के स्टॉप लॉस से ब्रिजल प्रोडक्ट लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में 360 370 तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, डन। एक दो शेयर ज़रा और भी पता कर लेते हैं जहाँ पर मार्केट का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। महिंद्रा ईपीसी नाम की एक कंपनी है, महिंद्रा ईपीसी नाम दिखाएंगे ज़रा, 170 रुपये के आसपास, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब महिंद्रा ईपीसी लिखे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एक बार आयुष आप इसको चेक करेंगे, 170 172 की कंपनी है। वॉल्यूम वगैरह काफ़ी अच्छा आया है इस बार जून के मंथ में, इसके अंदर चल सकता है क्या शेयर, ज़रा चेक करना सर। लास्ट हमने एक वीक में देखा था, इस वीक में काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ है और काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तकरीबन 27.5% का स्टॉक ने ऑलरेडी रैली दे चुका है और इस स्टॉक ने वीकली और मंथली चार्ट पे काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली महिंद्रा ईपीसी को यहाँ से लिया जा सकता है, लेकिन एक इस स्टॉक को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ट्रेड करने की राय दूंगा, जो कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत चल चुका है। तो इसमें जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 165 रुपीज का रहेगा, जिसमें जो मैं फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 190 रुपीज का होगा। ठीक है, विनीत सर, ये जो प्राज इंडस्ट्रीज़ है इस पे आपका टेक क्या है? ये कंपनी काफ़ी चल चुकी है, लोग इसलिए नहीं आना चाहते, ऐसा नहीं, उनको पता नहीं है कि शुगर का एथेनॉल की ब्लेंडिंग अगर 25% तक गवर्नमेंट को लेके जानी है, और पूरी साहब आप तो खुद मिनिस्टर होके आए हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर होके आए, वो जो काम करके भी दिखा देंगे। उन्होंने पहली लाइन ही बोली कि एथेनॉल ब्लेंडिंग हम 25% करेंगे, और एक 6 महीने के अंदर देखिए 28%। अब इसका 1 साल का चार्ट भी दिखाओ प्राज इंडस्ट्रीज़ का। एक्चुअली में ना प्राज इंडस्ट्रीज को ना बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है, ना कंपनी की प्रॉब्लम है, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, एक की प्रॉब्लम है, वह चला हुआ बहुत है ये शेयर। अब सर करें क्या? चला हुआ इतने 78% चला हुआ 1 साल के अंदर, कैसे करें? और चल सकता है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से इसका वैल्यूएशंस काफी रिच है और इसमें ना ऑलरेडी इन्वेस्टर्स काफी अच्छे इन्वेस्टर्स है। वैल्यू को इसने इनमें काफी लो लेवल से ट्रैक करके इसको अपने पोर्टफोलियो में टॉपिक बना के रखा हुआ है। तो हमें लगता है कि ये शेयर अभी लेने के जैसा नहीं है। उससे अच्छा आप इसजेक देखेंगे तो वो दैट माइट बी अ बेटर प्रॉक्सी प्ले टू प्राज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक बार इससे प्राज इंडस्ट्रीज़ के वैल्यूएशन काफ़ी रिच है, इसलिए मेरा यही सर पता है क्या, मेरे भी यही क्वेश्चन है जो टिपिकली ट्रेडर्स का मन में चलता है। लेने की कोई दिक्कत थोड़ी ना, प्राज इंडस्ट्रीज़ को बटन ही तो दबाना है, बाय हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, फिर झेलेंगे कैसे? मान लो थोड़ा भी शुगर वाला हिस्सा रुक गया, मान लो सिर्फ रुक गया, तो एक करेक्शन के नाम पे ही 5-7% तोड़ देगा और हम फंस जाएंगे। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखो, थीम अच्छी हो सकती है, शेयर की बैलेंस शीट अच्छी हो सकती है, प्रमोटर अच्छा हो सकते हैं, विजन अच्छा हो सकता है, गाइडेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन आप इन सबको नहीं खरीदते, आप भाव को खरीदते हो। तो भाव अच्छे होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मार्केट के अंदर पुरानी कहावत है कि भाव ही भगवान है, और सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक, एक दो शेयर मेरे को जरा और पता करना है, वो भी विनीत सर के पास ही जाऊँगा उसके लिए भी, वो है IEX का शेयर। विनीत सर, इसकी वैल्यूएशन को आप 200 से कम आंकते हैं या फिर 200 हो जाएगा पार? 200 तक इसके वैल्यूएशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास तो है ना मोनोपोली, अभी तो है ही, अब आगे भविष्य में जो होगा देखा जाएगा जब कपलिंग वगैरह होगी तो। नहीं देखिए, अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट को काफी स्टर्न वार्निंग मिली है कि उधर बहुत एग्जेसिव पावर यूटिलाइज हो रहा है एक्सेस हीट के कारण, और वो फ्री बिजली भी देते हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, शॉर्ट सप्लाई हो सकता है। तो उसके वजह से चलते पावर ट्रेडिंग काफी हो सकता है। सेकेंड थिंग है, इंडिया देखो आप 16% कोल इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। एंड थर्ड थिंग इज, आप देखें जिस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की सेल्स हो रही है, तो ये सारी चीजें दर्शाते हैं कि आगे जाके अपना पावर डिमांड काफी बढ़ने वाला है। और अगर कोई आपत्ति आती है सप्लाई में, तो डेफिनेटली IEX की वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि इसके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और इसके चलते हमें लगता है ये शेयर 250 रुपए भी पार कर सकता है। तो इसमें बने रहना या ये लेवल पे बाइंग करना भी उचित लगता है।
ठीक है, तो ये IEX हो गया। IEX पे भी हमने एक बार व्यू पॉइंट है। देखिए, अब जब हम गर्मी की बात जब करते हैं ना, तो गर्मी आप कम थोड़ी कर सकते हो। आप सूरज से थोड़ी बोल सकते हो गर्मी कम कर दो, गर्मी तो रहेगी ही। लेकिन आपके हाथ में, मनुष्य के हाथ में क्या है कि जहाँ बिजली एक्सेस है, जहाँ बिजली का डेफिसिट है, वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे कर ले। उसकी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। आप कोयले की प्रोडक्शन को आप नहीं बढ़ा सकते, कोयले की यूटिलाइजेशन, डिमांड और सप्लाई को ऊपर नीचे कर सकते हो, इसलिए कोल की डिमांड रहेगी। NTPC की प्रोडक्शन का डिमांड रहेगा, हाई पे पीक पे चलेगा। ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अभी IMD का बयान ये है कि अगले 10 दिन तक कम से कम नॉर्थ में किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं होने जा रहा। कल प्रयागराज का रिकॉर्ड टेम्परेचर था 48% का, 47 पॉइंट समथिंग था, मैं राउंड में करके 48 कर देता हूँ। 48 के लिए कम से कम प्रयागराज के लोग प्रिपेयर नहीं होते। वहाँ पे 4 डिग्री का टेम्परेचर भी होता है। सृष्टि तो वहीं से ही बिलोंग करती है, आसपास के एरिया से ही। सृष्टि को तो और अच्छे से पता होगा। 4 डिग्री भी आप देखते हो और अब आप 48 डिग्री भी देखते हो। तो सोचो, एक मानव की कैपेसिटी होती है 5-10% अपने टेम्परेचर से ऊपर नीचे झेल पाना। यानी कि मान लो आप 30 के टेम्परेचर पे रहते हो। बॉम्बे का एग्जांपल है, मान लो 30 का एवरेज टेम्परेचर है। अगर बॉम्बे वालों को 40 कर दिया जाए तो तौबा हो जाएगी, और अगर 20 कर दिया जाए तो बोलेंगे बहुत ठंडी है। मैंने कई बार देखा है कि वहाँ पे लोग, किरण सर, आप कहाँ पे रहते हो? बॉम्बे में हो, आप कहीं बाहर हो? आप नहीं, बिल्कुल। किरण जी, आप बॉम्बे में हो? नहीं, हम सूरत गुजरात से। आप सूरत सूरत गुजरात से हो, ठीक है। विशाली को पता होगा ये बात का। विशाली तो टिपिकली बॉम्बे की मुंबई कर है। तो विशाली, 10 डिग्री बॉम्बे में ऊपर नीचे हो जाए ना, तो ठंडी और गर्मी महसूस होती है। आप ये सोचो कि यहाँ पे 4 डिग्री से 48 डिग्री झेला जाता है। आई टोटली अग्री। हमारे यहाँ तो 12 महीने एक ही वेदर रहता है। इट्स क्वाइट हॉट एंड ह्यूमिड। विंटर भी नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि 4 डिग्री क्या हालत होती है। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, क्योंकि बॉम्बे में अगर 20 डिग्री या दिसंबर के महीने सोचो में, आप, तो जब 4 यहाँ पे- डिग्री जब दिसंबर के महीने में जब बॉम्बे वालों के स्वेटर्स निकल जाते हैं, तब थोड़ा सा लगता ज़रूर है। क्योंकि जब 4 डिग्री या फिर ओले पड़ते हैं नॉर्थ में, तब भी जो है कई सारे लोग तो उसका आनंद और लुत्फ उठाते हैं। तो काफ़ी नॉर्थ में तो भयंकर गर्मी और भयंकर सर्दी दोनों ही टेस्ट हो जाते हैं। आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, यही एक दिक्कत है और यहीं से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वरुण बेवरेजेस का एक बार स्टॉक जरा स्क्रीन पे लेके आइए। वरुण बेवरेजेस, गर्मी हटा नहीं सकते, लेकिन गर्मी हटाने या कम करने के तरीके जरूर ढूंढ सकते हैं, और वही तरीके सिस्टम में रहते भी हैं। वरुण बेवरेजेस, एक बार जरा ये शेयर दिखाइए। आयुष भाई, एक बार जरा चेक करना, 3.5% ऊपर है, 1600 का शेयर हो गया। इसका साल का चार्ट भी दिखाओ, तो आपको पता लगेगा कि कंपनी ने कैसी ग्रोथ दिखाई है। इसको सिर्फ पेप्सी कोला वाली कंपनी मत समझो, इसके मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। आगे की अगर आप गाइडेंस सुन लोगे, उनकी कॉन्फ्रेंस सुन लोगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ठंडी लस्सी भी लेके आ जाए। ठीक है, तो 101% का गेन हुआ है इसके अंदर। 52 वीक, साल का 1% गेन है। आयुष भाई जरा चेक करना वरुण बेवरेजेस। VBL की चार्ट की बात करें तो डेली, वीकली, मंथली सारे टाइम फ्रेम में काफी अच्छा स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली वरुण बेवरेजेस को यहाँ से भी लिया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1700 रुपए का रहेगा, 1750 रुपए का रहेगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1600 रुपए का रहेगा। ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस यहाँ पे आप ज़रूर रखिए नज़र पर। इस बीच कुछ एक ब्रोकरेज से रिलेटेड काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे। और एक बार विनीत जी, वोडाफोन आइडिया पे आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ एक खबरें ये भी आ रही थी कि वो इंडस में जो है, इंडस टावर्स में अपना पूरा हिस्सा बेच सकते हैं। और कुछ ब्रोकरेजेस ये भी मान रहे हैं कि इस हिस्सा बिक्री के बाद जो भी फंड इन्फ्यूजन होगा वो वोडाफोन के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ये दोनों ही खबरें आप कैसे रीड कर रहे हो वोडाफोन आइडिया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये 17 के लेवल्स के आसपास आते हुए दिख रहा है, और निचले स्तरों से, और ख़ास तौर से FPO के बाद एक अच्छी तेज़ी हमने इसमें ऑलरेडी देखी है। पर आपके कोई टारगेट्स वोडाफोन आइडिया पे? इस पे पहले इनिशियली नेगेटिव है, क्योंकि हम I would like to see the proof of the pudding, translating into revenue and profits. क्योंकि देखिए 5G सेगमेंट में ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है एयरटेल और रिलायंस, और वोडा आइडिया अपना मार्केट शेयर यहाँ पे कैसे गेन करेगा वो समझने वाली बात है। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि काफी अच्छे फंड्स ने इधर खरीदा हुआ है। सेकेंड थिंग है कि ये जो फंड्स रेज कर रहे हैं उनके डेट रीपेमेंट और एडवांसेस के प्लान के लिए काफी अच्छा है, और उनके जो वेंडर्स को भी वो लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं
उनके क्रेडिटर्स को। तो ये बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है, क्योंकि बुल मार्केट में ये सब चल जाता है बट बेयर मार्केट में इसको डी रेट होता था। तो हमें लगता है कि आपको ट्रेडिंग पोजीशन ही रखनी चाहिए इसमें, और 16 रुपए का स्टॉप लॉस रख के चलिए इसमें। एक अच्छे रनअप के बाद एक ट्रेडिंग पोजीशन ही आप इसमें बनाइए 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जो पूरा व्यू है वो विनीत जी ने बताया। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि 9 बजे के नवरत्न शेयर्स कौन से हैं। और चलिए चलते हैं शरद के पास। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और यहाँ पे जो है उनको ऑर्डर मिल सकती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लगभग 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर लेके। ये ऑर्डर साइज एक्सपेक्टेशंस लगभग 45 to 50,000 करोड़ रुपीस का रहेगा। तो इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिए, और अन्य डिफेंस स्टॉक्स में भी हलचल देखने मिल सकती है। HFCL भी फोकस में रहेगा। इनको एग्जेम्पशन आ गया यूरोपियन कमीशन से एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ पे, और ये एकमात्र इंडियन कंपनी है जो आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल सेगमेंट में जिनको ये एग्जेम्पशन आया है। बाकी सारे कंपनीज़ को जो है अभी भी एंटी डंपिंग जो है देना पड़ेगा ड्यूटी। जोमेटो भी फोकस में रहेगा। उन्होंने कंफर्म किया कि वो पेटीएम बिजनेस के जो है बात कर रहे हैं कि मूवी टिकटिंग और इवेंट्स बिजनेस वो खरीद सकते हैं। क्लैरिफिकेशन आई है, पर जोमेटो ने ये भी क्लैरिफाई किया कि कोई बाइंडिंग डिसीजन अभी नहीं हुए, सिर्फ बातचीत ही चल रही है। आईएफएल फाइनेंस की बात करें तो चौथे तिमाही के नतीजे थोड़े डिलेड आए थे, लेकिन कमज़ोर सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला। जो प्रॉफिट की मिस आई थी वो हायर प्रोविजनिंग के कारण आई थी। जो गोल्ड यूम है वो 5% सीक्वेंशली गिरा भी था। आईएफएल ने इंपॉर्टेंटली स्टेट भी किया कि जो इश्यूज आरबीआई के रेज हुए थे वो रेक्टिफाई हो गए हैं, और आरबीआई ने भी 4 जून को अपनी पूरी जो कह सकते हैं इंस्पेक्शन वो भी कंप्लीट की थी। हमने खबर सेगमेंट में बताया कि अगले 4 से लेकर 6 हफ्ते में यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भी उठ सकते हैं। JNK इंडस्ट्री स्मॉल कैप कंपनी आप कहेंगे, लगभग 3,700 करोड़ की कंपनी है, लेकिन इनको इंपॉर्टेंटली जो ऑर्डर आया है 700 करोड़ से 1,000 करोड़ का ऑर्डर आया रिलायंस से। ये यहाँ पे गैस फर्नेस क्रैकिंग फर्नेसेस है, उस पे जो है ये ओवरऑल ऑर्डर देखने मिला है। JM फाइनेंशियल की भी बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर आया सेबी को लेके, जहाँ पे उन्होंने कहा जो मर्चेंट बैंकिंग उन्होंने किया था वो डिवीजन पास पब्लिक इशुएंस एनसीडीज पे, उस पे ये वार्निंग लेटर आई है। हमारा 7वां स्टॉक है AGS ट्रांजैक्ट। ये हमारे खबर पे मुहर भी लगा है। हमने यही लास्ट फ्राइडे आपको बताया था कि मार्की इन्वेस्टर्स आने वाले हैं इनके प्रेफ इशू में, और यहाँ पे मार्की इन्वेस्टर्स जैसे कि आयुष मित्तल, स्क्रीनर के और बड़े HNIs जो है इस प्रेफरेंशियल इश्यूज़ में एंटर किए हैं। कंपनी 200 करोड़ रेज करने वाली है प्रमोटर और नॉन प्रमोटर से। हमारा 8वां स्टॉक होता है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे वेदांता फोकस में रहेगा। CLSA की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे मेंटेन बाय रखा है और जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा दिया है, लगभग 430 रुपये से बढ़ा के 520 रुपये प्रति शेयर कर दी है। उन्होंने 2 अहम बात कही है। सबसे पहला कि एल्यूमिनियम में जो है की वैल्यू ड्राइविंग देखने मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैपेक्स हो रही है और कॉस्ट कंट्रोल हो रही है, तो उसके कारण जो है इम्प्रूवमेंट जो है उनके फाइनेंशियल्स में देखने मिल सकता है। और इसके अलावा जिंक सेगमेंट, यहाँ पे भी इम्प्रूव्ड अर्निंग्स देखने मिल सकती है। हमारा आखिरी स्टॉक हमारा खबर का स्टॉक, यहाँ पे जो है पेपर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जैसे कि JK पेपर हुआ, आंध्रा पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, TNPL, और ये सारे स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि आगे जाते हुए जून के महीने में कुछ प्राइस हाइक्स की अनाउंसमेंट्स भी और आ सकती है अक्रॉस सेगमेंट्स। हमने थोड़ी चैनल चेक की तो पता चला कि जो छोटे और मिड लेवल पेपर कंपनीज है उन्होंने ऑलरेडी 1,000 से लेकर 3,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दाम जून में बढ़ा दी गई है। इसका रीज़न ये है कि फ्रेट कॉस्ट बढ़ रही है ग्लोबली, और उसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि जर्मनी कंपनीज़, चाइनीज़ कंपनीज़ वो भी अपने धीरे धीरे इंटरनेशनल पेपर प्राइसेस बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी इम्पैक्ट आई है, और डोमेस्टिक प्लेयर्स में भी थोड़ी सी डिमांड सप्लाई मिसमैच आ रही है, क्योंकि कुछ टेम्प्रेरी शटडाउन्स देखने मिल रही है। तो उसके कारण जो है दोनों ही साइड प्राइसिंग बढ़ रही है, और हमने देखा भी पेपर स्टॉक्स में तेज़ी पिछले 2 हफ्ते से आ रही है। तमाम ये स्टॉक आपके फोकस में रहने चाहिए, लेकिन आज बड़े गैप के लिए तैयार रही आप HAL में। 50,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है और बड़ी तेजी पर शुरुआत आज होगी निश्चित तौर पर। लेकिन बाजार की अगर बात करें, प्री ओपन के लेवल अब थोड़ी देर में सेटल भी हो जाएंगे, और आज नई ऊंचाई पर बाजार आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। और एक बढ़िया ट्रिगर और छोटा सा जुड़ गया है। फिच रेटिंग्स ने भारत के लिए जो FY25 का जो GDP अनुमान है उसको 7% से बढ़ाकर कर दिया है 7.2%। तो एक अच्छा ट्रिगर हम कहेंगे कि वहां से भी आगे। आपको याद होगा कि करीब 2 हफ्ते पहले उन्होंने जो आउटलुक है उसको बरकरार रखा था BBB- पर, और आज हम देख रहे हैं कि GDP को लेकर एक छोटा सा अपग्रेड आ रहा है फिच की तरफ से।
लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे दो एक्सपर्ट और जुड़ गए हैं। कुश बोहरा जुड़ गए हैं और चंदन तापड़िया जुड़ गए हैं। कुश जी और चंदन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है और स्वदेश पर। चंदन जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहाँ कन्विक्शन है आपका? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो बाजार है वो लगातार अपने आप को होल्ड कर रहा है और नई ऊंचाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली हमारे जो टारगेट है वो 24,000 है और ऐसा लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी बाजार उस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल हम ऐसा मान रहे हैं निफ्टी में कि जब तक ये 23,200 के ऊपर होल्ड रहता है, कोई भी छोटा मोटा डिक्लाइन आता है वो खरीदारी में तब्दील होना चाहिए ऊपर में 23,750 24,000 तक के टारगेट के लिए। स्टॉक वाइज बात करें तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। निफ्टी ऑटो एक नई ऊंचाई पे है। ये एक सेक्टर है जहां पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम पूरे ऑटो सेगमेंट पे है, जहां पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो एमएनएम पे खरीदारी की सलाह रखेगी। सपोर्ट रहेगा लगभग 2,875 के आसपास। 2,875 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 3,060 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड हमारा रहेगा डिफेंसिव। जितने भी डिफेंस नेम है, चाहे HAL BL की बात करें या फिर शिपिंग नेम की बात करें, कोचिन माझगांव, पारस डिफेंस या फिर दूसरे GRSC, तो डिफेंस पे HAL पे पॉजिटिव है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे HAL पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 5,100 का सपोर्ट है, 5,400 के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो महिंद्रा और महिंद्रा, M&M और HAL दो प्रिफर्ड पिक रहेंगे और हमारा मानना है ऑटो और डिफेंस और शिपिंग सेक्टर यहाँ पे आउट परफॉर्म बाजार को करते हुए नजर आने चाहिए। दोनों के दोनों ये शेयर है ना, ये गैप के साथ खुलेंगे। HAL भी और M&M भी। इस गैप के बाद भी खरीदना है क्या दोनों को? मैं बताऊं, ये काउंटर पे हम लगातार बुलिश है और इनफेक्ट आज नहीं हर बार इनको रिकमेंडेशन कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, तीनों ही मायने से, तीनों ही व्यू से इस काउंटर में तेजी करनी चाहिए। तो गैप अप होता है तो गैप अप भी चेस कर सकते हो। यदि आप शॉर्ट टर्म मूव के लिए प्ले करना हो तो अवॉइड करें। बट ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि हर लेवल पे यहाँ पे बढ़त होनी चाहिए। स्ट्रेंथ है, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको फॉलो कर सकते हैं। गैप अप होता है तो थोड़ा सा सपोर्ट को ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों स्टॉक्स पर आपके लिए रणनीति। इस बीच आप देखिए प्री ओपन में जो निफ्टी है, पहली बार ये 23,550 के ऊपर है। लेवल्स भी अब सेटल हो गए हैं और रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार खुलेगा। लेकिन फटाफट पहले एक बार आप कुछ जान लेते हैं कि उनके शेयर्स कौन से हैं। कुछ बताइए, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? जी अभिषेक, फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द पैनलिस्ट। वेल देखिए, हमें लग रहा है यहाँ से मार्केट्स थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं। बायस देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है ओवरऑल जो है वो मीडियम टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है। नियर टर्म के हिसाब से हो सकता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो वो नई पोजीशंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल ना हो। तो इट्स अ गुड आइडिया टू बाय ऑन फुल बैक्स। अगर आपको निफ्टी में 200 से 500 पॉइंट का डिप मिले आने वाले कुछ समय में, तो बाय करना ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। हो भी सकता है कि मार्केट काफी देर तक सस्टेन कर जाए बिफोर गिविंग यू दैट सॉर्ट ऑफ अ डिप। So the other way to write this would be to have long positions, continue holding them, लेकिन एक strict trailing stop loss के साथ। तो ये व्यू रहेगा हमारा ओवरऑल निफ्टी पे। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, देखिए बहुत से स्टॉक्स हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। इनमें से एक स्टॉक भारत फोर्ज, ये हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था आप ही के चैनल पे 1675 1700 के दो टारगेट्स के लिए। अब भारत फोर्ज में हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ है। यहाँ पे हमें लग रहा है 1750 1785 के नए टारगेट के लिए भारत फोर्ज में फ्रेश पोजीशंस भी इनिशिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन वाले बिल्कुल बने रहें। 1690 1680 के जोन के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके चले। दूसरा स्टॉक है JSW एनर्जी। इस स्टॉक की चर्चा भी हमने अक्सर की है। पिछले 8 से 10 सेशंस में बहुत ही शानदार राइज देखने मिला है। फ्राइडे का मूव इसमें एक ब्रेकआउट सा था और वॉल्यूम भी उसमें हमें मार्जिनल अपटिक देखने मिला था। तो इसमें भी हमें लग रहा है 700 से 715 के जो लेवल्स हैं ये आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। 675 इसके करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले। ठीक है, ये दो शेयर कुछ की तरफ से, भारत फोर्ज और JSW एनर्जी। इस बीच कपिल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहला वही मार्केट का आज भी इनके ऊपर की ओर ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है। तो बाइक के साइड में ही है और क्या सेगमेंट से है। एक है सेंचुरी प्लाई 700 के लेवल पे अभी चल रहा है। काफी टाइम से एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली हुई है। टाइम वाइज करेक्शन भी होने के बाद में और रिसेंट दिनों में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला था। तो 700 रुपए के लेवल पे यहाँ पे बाइक का व्यू बनता है। 688 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 730 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक मेरा GMR इंफ्रा का रहेगा। GMR इंफ्रा का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा था। 115 दिन की जो रेंज बनाई थी उसका हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। 95.1 के यहाँ पे बाइक का व्यू बनता है। 93 का स्टॉप लॉस
रहेगा और ऊपर में हमें 98, 99 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, जीएमआर एयरपोर्ट्स 98 के टारगेट, 92 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है इसमें। और निफ्टी के 23,500 के ऊपर खुलने के संकेत क्या? ये सेटल हो गए हैं, इसी के अब ऊपर ही खुलेगा, बल्कि 23,550 के ऊपर। डिम्पी, एक मजबूत स्ट्रांग ओपनिंग रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार खुल रहा है और आप कह भी रहे थे कि ट्रेल करनी चाहिए अगर पोजीशन हो तो। इस शुरुआत के बाद आपकी सलाह क्या होगी? सेंचुरी लगाकर बाजार खुलेगा आज? देखिए, बाजार में ओपनिंग अच्छी करेगा, 500-550 के ऊपर खोलेगा, क्लोजिंग भी चाहिए। अगर क्लोजिंग मिल जाएगी तो एक कंफर्म हो जाएगा कि शॉर्ट्स को अब मौके नहीं दिए जाएंगे और कवरिंग वापस मार्केट में लौट के आ सकती है। जिस डिप की हम बात बोल रहे थे वो डिप की बात फिर धीरे धीरे करके फेड होती जाएगी। लेकिन अगर क्लोजिंग आपके 550 के ऊपर नहीं मिलती, यानी कि जो आज गैप मिला है इसके ऊपर भी मार्केट को चलना होगा, तभी कवरिंग आएगी ना, तभी तो शॉर्ट स्ट्रैप होंगे। नहीं तो गैप के बाद अगर मार्केट कवर नहीं करते और क्लोज भी 500 के नीचे पहुंच जाता है तो फिर ये अभी भी चांसेस बने रहेंगे कि बाइंग ऑन डिप्स आपको करना होगा। ये तो हो गया निफ्टी की बात। इसमें 23,300 बाइंग ऑन डिप का वो लेवल है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, यानी कि एक एग्जिट का रास्ता खुलेगा। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस समय एंजाइटी का लेवल है मार्केट के अंदर, कुछ इस तरह का लेवल ऐसा है, फोमो फीवर आ चुका है एक्चुअली में। आपको अगर बाजार में एंट्री नहीं मिली ना तो आप उल्टे सीधे रेट भी लेने लग जाओगे, और कुछ ये फोमो फीवर आपको अलग अलग स्टॉक्स पे दिखता भी होगा। ठीक, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स को अच्छे से सिलेक्शन कीजिएगा, चेक करके ही ट्रेड लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप गैप देखेंगे ना तो आप परसेंटेज में बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा 192 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी आज खुलेगा तो 50,154 पे है। 50,200 का एक रेजिस्टेंस है, फिर 50,300 तक की रेंज का रेजिस्टेंस कंटिन्यू है, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट का सामने रेजिस्टेंस खड़ा होगा। तो एक बार ये भी चेक कर लेना कि 50,200-300 वाली रेंज पार होती है कि नहीं। पार होगी तो अपने एक लेवल की कॉन्फिडेंस को और ऊपर बढ़ाना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाना। नए वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जब वो थोड़ा डिप में आएंगे। बैंक निफ्टी लगाई बॉस, बैंक निफ्टी की बातचीत हो रही है, 50,000 का बैंक निफ्टी है, निफ्टी नहीं है। ठीक, दूसरा पॉइंट, 50,000 के नीचे जाने पर ना आपको थोड़ी और प्रॉब्लम होने लगेंगी, तब बाइंग ऑन डिप्स 100% आने के चांसेस हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 50,000 के नीचे जाने पर आपको अपॉर्चुनिटी 100% मिलेगी बाइंग ऑन डिप की, और 50,200-300 पार होने पर आपका जो एक चांसेस हैं कि नीचे आ जाएगा, उसके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो आपको उसी हिसाब से रखना है। नए वालों के लिए थोड़ी मुश्किल ज़्यादा है, करें क्या अब करें क्या, अब जो है सो है। 30 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशो, ये सब चीज़ आपके सामने अभी आ जाएंगी। और इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज बढ़ने वाले शेयर कौन कौन से हैं जिन्होंने आज गैप के साथ ओपन करेंगे। पहले निफ्टी के 50 शेयर्स, अदानी एंटरप्राइजेज 1.5% गैप के साथ खोलेगा। BPCL, ONGC, M&M, ये सब के सब शेयर आपको गैप के साथ मिलेंगे 1% से ऊपर। भारती एयरटेल, ये भी 1% गैप के साथ मिलेगा। तो मैंने जब पांचों शेयर बताए, इसमें आपको कॉम्बो दिखेगा, एनर्जी का, ऑटोस का, एयरटेल मतलब टेलीकॉम का, अडानी एंटरप्राइजेस, फिर एनर्जी का दूसरा शेयर BPCL भी है। आप अपनी स्क्रीन पर अब सीधा रियल ट्रेडिंग देखेंगे। 1550 शेयर कम नहीं होते हैं एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से बेहतर बनाए रखने के लिए। अभी आप देखिए, आपकी ओपनिंग होनी चाहिए थी 100 पॉइंट से ऊपर, लेकिन ओपनिंग का टिक हो गया, वो करीब 50% रह गया। ये 23,529 पे हम आ गए। ठीक, हालांकि ये थोड़ा डिफरेंस आपको ऐसे भी दिख रहा होगा क्योंकि मंडे की छुट्टी थी, हमारे स्पॉट के प्राइसेस में चेंज नहीं था, फ्यूचर के प्राइसेस में अलग तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है, गिफ्ट निफ्टी आपको अलग प्राइस दिखाता है। ठीक है, लेकिन ये 550 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 550 के आसपास आके आपने ओपन किया था गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग। आते हैं निफ्टी बैंक, इसमें भी 50,116 ही, इसमें भी बढ़त सिर्फ 100 पॉइंट की रह गई। तो जो गैप मिला, गैप के साथ हमने ऑल टाइम हाई सेंसेक्स का फिर से तो लगा दिया, निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई नए शिखर पे लगा दिया, लेकिन ये तो छोटे छोटे गैप के साथ ऑल टाइम हाई लग रहे हैं और ये बार बार लगे हैं। पिछले हफ्ते में 3 बार लगे, लेकिन एक मेजर मूव जिसको मार्केट की चाहिए होते हैं वो अभी भी एब्सेंट है। इसलिए ज़्यादातर एनालिस्ट आपको ये कहते हुए दिख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे आप उनको, कि भाई बाइंग ऑन डिप करो। अभी कुछ ने थोड़ी देर पहले बोला बाइंग ऑन, और कुछ ने आज नहीं बोला है। आप उनका लेवल उठा के देख लो, 3 दिन पहले भी यही कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप करो। उनको भी तो कोई ऐसी चीज़ दिख ही रही होगी ना, तो वो कह रहे हैं बाइंग ऑन डिप करो। तो थोड़ा सा सावधानी रखो, फोमो फिगर का शिकार मत होना आप, नहीं तो फोमो फीवर आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अपने लेवल से वेट कर लो, आएंगे ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसिस भी एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखा दो, वहाँ पे भी आपको दिखने लगेगा। इस बीच 5 शेयर भी स्क्रीन पर दिखाइएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, L&T,
HDFC बैंक, HUL, TCS, इन्फोसिस, ये पांचों शेयर हम आपको इसलिए चेक करवाते हैं ताकि आपको वेटेज और कितने स्ट्रॉन्ग हैंड में बाजार ओपनिंग लेके आ रहा है ये थोड़ा आइडिया लग पाए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज हाई पे बंद हुआ, आज लाल निशान में। TCS 0.5% ऊपर, ये सेक्टर तो चला ही नहीं था और ये थोड़ा सा डिच वाला सेक्टर भी है। HDFC बैंक, अभी तक मैंने 3 शेयर आपको स्क्रीन पे दिखाए, तीनों में मेरे को लाल निशान दिखा है। HUL 0.5% ऊपर है। एक बार जरा इन्फोसिस भी दिखा दो और एक LNT भी दिखा दो, वो और बच गया है। वो आप एक बार देख लोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। आज जिन शेयरों में कमजोरी है ना, वो भी आपके स्क्रीन पर लेके आता हूँ। जरा मैं डिविस लैब दिखाओ स्क्रीन पर, डॉक्टर रेड्डीज दिखाओ, बजाज ऑटो दिखा सकते हो। ये कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर आज शुरुआत में दबाव है। थोड़ा मारुति भी आप दिखा सकते हो। HDFC लाइफ, मारुति और डॉक्टर रेड्डीज, इन सब में आप देख रहे हो 0.5% तक का दबाव है। बाजार ने जहाँ खुला उसके बाद तेजी नहीं दिखाई, बाजार ने जहाँ खुला उसके बाद थोड़े से लेवल नीचे करके अपने आप को खड़ा कर दिया। अब मैं आपको जरा कुछ एक और शेयर बताता हूँ जो निफ्टी के नेक्स्ट आते हैं। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स खबर आई तो 4% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेज 2% ऊपर, BEL 1.5%, मदरसन सुमी, मदरसन के नाम से जानी जाती कंपनी तो 1.5% ऊपर, संवर्धना और विप्रो करीब 1.5% ऊपर। जायडस लाइफ साइंसेस से उम्मीद काफ़ी थी, थोड़ा ब्रेकआउट फेलियर जैसा हो रहा है इसका, 1% नीचे है। TVS मोटर 1% नीचे, मारुति ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे प्रेशर भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो बाजार खुलने के बाद एक रेंज में एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर है। अभी भी 18 वर्सेस 300 शेयर हैं, यानी कि हर 3 शेयर के मुकाबले में करीब 18 शेयर आपको खड़े आपको दिखेंगे। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, इसमें ज़्यादातर शेयर क्योंकि एडवांस डिक्लाइन अच्छा है तो आपको शेयर कम मिलेंगे और वेटेज तय करता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या आएंगे, ऊपर नीचे कितना होगा। तो एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन ब्यूटीफुल कर देता है। तो कुछ स्क्रीन ब्यूटीफुल दिख रहा होगा आपको, अडानी, विप्रो, अदानी के कुछ और शेयर्स भी दिख रहे होंगे। लेकिन जैसे आप मंदी वाले स्टॉक्स चेक करोगे, मारुति और डॉक्टर रेड्डीज, सिर्फ 2 ही बड़े शेयर है जहाँ पे करीब 1% का कट लगा हो। और आपको जो स्क्रीन दिख रही है इसमें 4 थी 12, तो 12 स्टॉक है, 12 में से 10 हरे निशान में दिख रहे हैं, 2 लाल निशान में दिख रहे हैं। तो यही मैं आपको रेशो बताने की कोशिश कर रहा था। खैर एनी हाउ, आगे आप देखिएगा, अभी तो बाजार खुला है, शांति से काम कीजिए, कोई फोमो फीवर का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लेवल से खड़े रहो, मिलेंगे तो ठीक, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि थोड़ी देर में बैंक निफ्टी लाल निशान में भी आ जाए, क्योंकि अभी सिर्फ 55 पॉइंट उसके पास रह गए। देखते हैं क्या होता है। हमें तो ताज़ा खरीदारी अभी नहीं करनी जब तक डिप नहीं मिलेगा। ठीक है, 50,000 के आसपास निफ्टी बैंक है, हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और निफ्टी कोशिश कर रहा है 23,500 को टिकाने की। लेकिन अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स से 55,400 के ऊपर कारोबार करता हुआ। और अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको थोड़ी सेहत का अंदाजा लगेगा भाई। HAL, जैसा कि हम उम्मीद करके चल रहे थे कि 50,000 करोड़ रुपए का जो टेंडर है, RFP है, उनको मिला है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। शेयर है करीब 4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा L&T फाइनेंस में 2.5% के आसपास की तेजी है। GMR इंफ्रा में 2% के आसपास की तेजी है। वोल्टास, ये शेयर ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर बड़ी तेजी है, उसमें आप देखेंगे HBL पावर, शुक्रवार को भी बड़ी तेजी थी और आज भी हम देख रहे हैं कि 8-9% के आसपास की तेजी पर शुरुआत की है। इसके अलावा गोदावरी पावर एक और स्टॉक है इसी स्पेस से, पावर स्पेस से, वहां पर भी बड़ी तेजी पर शुरुआत हुई है। डिफेंस स्टॉक्स लगातार मोमेंटम में हैं। आज HAL के साथ अगर आप देखेंगे तो पारस डिफेंस का भी शेयर चल रहा है। इसके अलावा जे कुमार इंफ्रा, ये शेयर ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। HOEC, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, शक्ति पंप्स, कुछ और शेयर हैं जहां पर 5 से 6% के आसपास की तेजी पर कारोबार आपको होता हुआ दिखेगा। तो मूड और अगर हम माहौल की बात करें तो मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में आपको ठीक ठाक ही दिखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि डिम्पी आपको इंडिकेट कर भी रहे थे कि कोई हो सकता है, संभव है कि बहुत हल्के से गेंस हैं निफ्टी बैंक में और आपको किसी भी वक्त वो लाल निशान में फिसलते हुए दिखेगी। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अगर आप रेशियो को देखेंगे तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप के दम पर अभी भी आप देखेंगे 1700 से ज्यादा शेयर है हरे निशान में और इसके मुकाबले करीब 450 शेयर कर रहे हैं लाल निशान में कारोबार। क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, वहां पर अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे तो लगभग दोगुनी मजबूती आपको दिखाई देगी। लेकिन M&M में आज बढ़िया तेजी, आज भी करीब 2% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है और विप्रो है टॉप गेनर, करीब 2.25% के आसपास की
मजबूती के साथ। टीसीएस थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है लोअर लेवल से, क्योंकि एक झटका लगा है। यूएस की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जुर्माना उन पर लगाया है ट्रेड सीक्रेट के एक उल्लंघन के मामले में। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे और उनसे ये जानते हैं कि आपको इस बाजार के शुरुआती कारोबार में मौके कहां पर मिल रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ और एक एक करके उनकी कॉल्स भी लेते हैं। और किरण, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पे है आपकी नजर? सो ओपनिंग के बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर के अंदर हमें लग रहा है कि जिस तरह से एक डिफेंसिव प्ले ले सकते हैं, सो आईटी सेक्टर के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। तो उसमें लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस ऑलरेडी अच्छा एक पॉजिटिवनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 4 दिन के हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस के ऊपर हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1505 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करेंगे। 1495 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 1430 1435 जा सकता है। तो लार्ज कैप के साथ हम रहेंगे और इन्फोसिस हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। ठीक है, तो लार्ज कैप आईटी काउंटर्स यहाँ पे हम अच्छी तेज़ी भी देख रहे हैं और इस लिस्ट में शामिल है इन्फोसिस, जिस पे है किरण की नज़र। इस पे हमने अपने बाकी एक्सपर्ट्स की भी राय ली थी और आयुष को भी ये काउंटर जो है हमने इस पे पूछा था, हालांकि उन्होंने विप्रो पे भी एक पॉजिटिव कॉल दी थी। कपिल, अब आपसे समझना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक पे है आपकी नज़र? जी, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आईईएक्स स्टॉक है जिसने ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्म स्टॉक रहा हुआ है, 2 साल का बेस बनाया हुआ है। 2 साल के बेस के बनने के बाद में एक फेक ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन फेक ब्रेकआउट के बाद में अभी जेन्युइन ब्रेकआउट आ रहा है। वैसे तो 182 के लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म में इसके अपसाइड मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे 192 तक की देखने मिल रही है और नीचे में इसके स्टॉप लॉस हमारा 176 के बैठेंगे। ठीक है, तो आईईएक्स यहाँ पे रखनी है नज़र। यहाँ पे एक अच्छा मूव हम आते हुए भी देख रहे हैं। और चंदन, इसी के साथ अब आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए कि कौन सा स्टॉक पे है आपकी नज़र? फोकस रहेगा यहाँ पे डिफेंस, शिपिंग और सिलेक्टिव ऑटो नेम पे। यही सेक्टर है जहाँ पे मेरे को लग रहा है पॉजिटिव बायस रखेगा। ओवरऑल निफ्टी में बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा हायर टारगेट्स के लिए। तो स्टॉक वाइज भी मैं जाना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं मिड कैप स्टॉक्स में जाना चाहूंगा। यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो माझगांव डॉक पे। माझगांव डॉक और दूसरे शिपिंग काउंटर में काफी अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे 4100 के आसपास खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4000 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 4300 तक के टारगेट के लिए। तो पहला ट्रेड तो हम यहाँ पे माझगांव डॉक पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। दूसरा, हमारा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं सिलेक्टिव रियल एस्टेट काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी रियल्टी अपने आप में होल्ड कर रहा है। रियल एस्टेट में आप देखोगे प्रेस्टीज है या फिर दूसरे काउंटर में अच्छा मूव बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोडा पे खरीदारी की सलाह देंगे। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऑलरेडी 4-5 वीक पहले हो चुका है और उसके बाद में कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो लोडा पे खरीदें। मौजूदा लेवल पे आप 1535 का सपोर्ट लगा सकते हो, ऊपर में 1600 लगभग 80 के टारगेट के लिए। तो लोडा और माझगांव दो काउंटर रहेंगे जहां पे खरीदारी की हम सलाह देना चाहिए। लोधा और माझगांव डॉक, देखिए लोधा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स में खुलने के बाद ही लगभग 3.25% की तेज़ी जो है हम ऑलरेडी इसमें देख रहे हैं। यहाँ पे चंदन को अभी भी ये काउंटर पसंद आ रहा है और साथ ही माझगांव डॉक, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड काउंटर्स हैं, इन सभी में जो जोश है वो बरकरार है। एचएएल की हम चर्चा कर ही रहे थे और माझगांव डॉक देखिए 6% की तेज़ी ऑलरेडी दिखा रहा है और यहाँ पर चंदन का जो व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव ही है। अब कुछ अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? तो सृष्टि, उसके पहले एक क्विक अपडेट दे दूं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमने सुबह ओपनिंग जो हमारे कॉल्स थे उसमें डिस्कस किया था 700 715 के टारगेट के लिए। 700 का टारगेट जो है वो तो खुलते पे ही हिट हुआ है, तो हो सकता है किसी के हाथ ना आया हो। अब अगर आप चाहें तो सेकंड टारगेट 715 के लिए इसे अभी भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपका अप करके 685 का कर दें, तो जेएसडब्ल्यू में हमें अभी भी स्टीम लग रहा है। और भारतपुर की जो शुरुआत हुई है वो भी काफी स्ट्रांग हुई है और होल्ड भी कर रहा है, तो हमें लग रहा है भारत फोर्ज में भी अगर आप चाहें तो वो 750 और 785 के जो 2 टारगेट्स हैं उसके लिए अभी भी बाय कर सकते हैं। 1700 को अपना स्टॉप लॉस बनाए। अब अगर हम ओपनिंग ट्रेड की बात करें मार्केट खुलने के बाद, तो देखिए किर्लोस्कर ऑयल, इस स्टॉक की चर्चा मैं अक्सर कर चुका हूँ आप ही के चैनल पे, आप ही के शो पे। यहाँ पे जो तेजी है ये बहुत ही शानदार रही है। जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है
उसका ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। हालांकि जो ओपनिंग टिक था वहां से थोड़ा सा नीचे आया है, बट तेजी इसमें अभी भी बरकरार है। तो किर्लोस्कर ऑयल ये मेरे हिसाब से नियर टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जिस भी टाइम होराइजन के हिसाब से लेना चाहें आप एक पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा जो आज का हाई बना है 1430 का, वंस दैट इज टेकन आउट 1460 भी इसमें आपको देखने मिल सकता है। और जो स्टॉप लॉस है वो 1350 के करीब लेके चले। तो थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको हर टाइम फ्रेम के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो किर्लोस्कर ऑयल यहाँ पे पहले भी हमने कुछ की तरफ से कॉल आती हुई देखी थी और अभी भी जो है उनका भरोसा कायम है। पर चलिए ये सभी के ओपनिंग ट्रेड्स हमने आपको बता दिए, हमारे सभी एक्सपर्ट्स की कहाँ पे है नज़र, ये भी हमने जाना। कुछ एक IT काउंटर्स भी इसमें शामिल हैं, साथ ही कुछ ब्रॉडर मार्केट के काउंटर्स पे भी आप रखी नज़र। पर आज अगर हम देखें तो क्लियर जो फ्लेवर है वो IT का ही है। और जैसे कि डिम्पी और अभिषेक हाईलाइट भी कर रहे थे कि कुछ ही समय में हो सकता है निफ्टी बैंक लाल निशान में आए। आप देखिए निफ्टी बैंक में लगभग 70 अंकों से ज़्यादा की यहाँ पे कमजोरी है। और साथ ही साथ विप्रो, इन्फोसिस, ये कुछ काउंटर्स, LTI, माइंडट्री भी थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर देख रहे हैं। Hyundai का IPO भी हमने ओवर द वीकेंड यहाँ पे सेबी को इससे मंजूरी मिल गई थी। और विनीत जी अगर हम देखें तो एक नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर मारुति सुजुकी पे हम देख रहे हैं इसका, क्योंकि जो इस IPO की वैल्यूएशंस लगाई जा रही थी उम्मीद के मुताबिक ही फ़िलहाल अभी जो खबरों के दम पे वैल्यूएशंस हैं उसके आसपास ही है। इतनी एक्साइटमेंट थी कि ग्लोबल मार्केट्स में जो Hyundai पेरेंट कंपनी का शेयर है वो देखिए ऑल टाइम हाई पे है। तो Hyundai IPO अगर ये जब भी ये आ रहा है, क्या कुछ इसको लेकर मार्केट पार्टिसिपेंट्स में एक्साइटमेंट है? और जिस तरीके से आज हम मारुति सुजुकी में थोड़ी सी घबराहट देख रहे हैं क्योंकि सेकंड बिगेस्ट मार्केट लीडर है Hyundai मारुति के बाद, तो क्या ये नर्वसनेस जो है IPO के दौरान या उसके बाद भी रह सकती है? देखिए, थोड़ा सेक्टरल रोटेशन तो होगा ही, क्योंकि मारुति को कंपटीशन नहीं था। तो अभी कार सेगमेंट में अभी और एक स्टॉक लिस्ट होने वाला है, तो आप देखोगे कि थोड़ा रोटेशन होने वाला है, नया पैसा नहीं आ रहा है। दूसरी चीज क्या है, अपने 12-15 बड़े-बड़े IPOs लाइंड अप है इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, तो वो काफी लिक्विडिटी सक आउट करेंगे। तो अगर आपको नए IPOs में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, आइदर आप सिप यूज करें जो अच्छी खासी है, लेकिन वो जाके अब तक जो FI की सेलिंग है उसको मीट कर रहा था, और FI कांस्टेंट सेलर्स है IT और बैंकिंग स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर मार्केट में बनेगा, और ये जो लेवल्स है मेरे हिसाब से बहुत केयरफुली बाय करना चाहिए। आपको सिर्फ जो ट्रेड्स वैल्यूएशन में सस्ते लगते हैं वो लेने चाहिए फ्रॉम अ होल्डिंग पोजीशन, और ट्रेडिंग के लिए आप टाइट स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम ट्रेड करें। ठीक है, तो ये स्टॉक्स पर रहा है। आप देखिए निफ्टी जो है 50-55 अंकों के जो गेन्स हैं उसको अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 23,500 के आसपास से। और निफ्टी बैंक अगर आप दिन के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो तकरीबन 300 अंक नीचे आ गया है निफ्टी बैंक। हालांकि हल्का फुल्का वोलेटाइल भी हो रहा है। अभी आप देख रहे थे करीब 100 अंक नीचे था। अभी आप देखेंगे निफ्टी बैंक इस वक्त आपको 44-45 अंक नीचे कारोबार करता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। वोल्टास पर एक जरा व्यू आपसे चाहेंगे चंदन जी। वोल्टास कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? चूंकि देखिए गर्मियां तो ही, नॉर्थ इंडिया पूरा भी तप रहा है, हीट वेव, लू का पूरा प्रकोप है, अलर्ट्स, वार्निंग भी आ रही हैं। वोल्टास 1550 रुपए के आसपास का भाव है, यहां से आप तेजी देख रहे हैं शेयर में? आप नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हो, मैं वीकेंड पे ऑलमोस्ट 4 सिटी ट्रेवल करके आया हूँ, कोलकाता, गुवाहाटी एंड बेंगलोर, और सब जगह गर्मी है। और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पॉजिटिव इस काउंटर का, और अभी भी जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यू बन रहा है। सेक्टर वाइज देखें तो ये अच्छा कर रहा है। टेक्निकली देखें तो वीकली चार्ट में लगातार 4 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। मेजर की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, और 1500 के ऊपर डिसाइसिवली ये होल्ड हुआ है, इसलिए बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बनना चाहिए। तो 1495 के सपोर्ट से वोल्टास खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग आपको 1600-1620 तक के लक्ष्य यहाँ पे हासिल होने चाहिए। ठीक है, 1600-1620 तक के लक्ष्य वोल्टास में आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऑटो इंसिलरी स्पेस में देखिए नए नए लीडर्स उभर के आ रहे हैं।
हमने देखा था कि बेरिंग वाली जो कंपनीज थी ना, वो शुक्रवार को जम के चल रही थी। एक स्टॉक जहां पर थकान के कोई संकेत नहीं है, वो है संवर्धन मदरसन का। आप देखेंगे अब ये 180 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, लगातार मोमेंटम है। अगर आप महीने भर की बात करें, 35-40% के आसपास के रिटर्न आपको संवर्धन मदरसन ने दे दिए हैं। शामिल यहां से क्या इसमें तेजी करनी चाहिए, या फिर जिनके पास है वो होल्ड करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, और टारगेट क्या आप सुझाएंगे? तो अभिषेक, आई विल गो विद दी सेकंड ऑप्शन जो आपने सुझाया, विच इज जिनके पास है वो होल्ड करें और अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करते चलें, थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस लेके चलें, बिकॉज अक्रॉस टाइम फ्रेम्स अगर आप देखें तो ओवरहीटेड टेरिटरी में है। 175 के पास आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखिए, जिस तरीके का मोमेंटम है, यहाँ से आपको 190 से लेके 196 तक के लेवल्स जो हैं ये देखने मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो फ्रेश बाइंग है उसकी सलाह नहीं रहेगी। जैसा मैंने कहा, अक्रॉस टाइम फ्रेम्स यहाँ पे आप स्टॉक को देख रहे हैं ओवरहीटेड टेरिटरी में जाते हुए। प्लस अगर आप पिछले 4 से 5 सेशंस देखें तो वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से थिन हो रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे जो फोर्स है इस अपस्विंग का, वो शायद थोड़ा सा थमता हुआ थकता हुआ नजर आएगा। इन एनी केस अगर कोई डिप मिले तो आप बाय करें, बट जिनकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग हो वो 175 के स्टॉप लॉसेस पे बने रहे। शामिल को लेकर ये व्यू, लेकिन आज आप देखिए डिफेंस स्टॉक्स में तो जैसे आग ही लग गई है। मतलब अगर चलते हैं तो कोई छोटी मोटी तेजी होती नहीं है। आप मझगांव डॉक को देखिए, आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को देख लीजिए, आप पारस डिफेंस को देखिए, ये सारे के सारे शेयर बहुत ही जबरदस्त रफ्तार से आपको चलते हुए दिखेंगे। चंदन जी, आप तो वैसे भी बुलिश हैं डिफेंस वाले काउंटर्स पे। आप ये बताइए कि कहीं आपको लगता है कि कोई शेयर ओवर हीटेड है जो बहुत चला हुआ हो, और वहां से प्रॉफिट लेके कहीं और ट्रेड लेना चाहिए? डिफेंस पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं हम, पूरा का पूरा निफ्टी सीपीएस ही अच्छा लग रहा है। डिफेंस, शिपिंग, सिलेक्टिव ऑटो, मेरा ऐसा मानना है ये लिक्विडिटी और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और आप देखोगे हर लेवल पे ऐसे तो लगेगा कि ये महंगा है, बट जब तक ये मोमेंटम रुकता नहीं है तब तक कंटिन्यू रहना चाहिए। इनफैक्ट आप देखोगे आज सुबह भी हमने वापस माझगांव डॉक पे खरीदारी की सलाह दी। इनफैक्ट हमें मानना है कि पारस में अपसाइड के सर्किट लग जाएंगे। इवन आप कोचिन शिपयार्ड की बात करें, वहां पे भी मौजूदा लेवल से 10-15% की रैली बननी चाहिए। तो मेरा मानना है अभी तक मोमेंटम है, मोमेंटम को राइड करना चाहिए। हो सकता है नए ट्रेडर को लगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर नहीं हो रहा है, बट बाजार एक नए हाई पे है, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, तो उस पर कंटिन्यू रहना चाहिए। और इनफैक्ट आप देखोगे आज के जो 3-4 नाम थे उसमें एक माझगांव डॉक था, उसके अलावा आप देखो मैंने लोडा के बारे में डिस्कस किया, तो इन काउंटर पे कंटिन्यू रहेंगे। भले ही प्राइस बढ़े हुए, मेरा यही सलाह रहेगा कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। प्रीवियस वीक का जो लो है उसको एक मेजर सपोर्ट बना के रखे, वो लो तोड़े तब जाके कहीं सोचे कि मोमेंटम स्टक हुआ है। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि मौजूदा लेवल से भी सारे के सारे काउंटर में 10 से लेके 25% तक की रैली आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक्स पे आप और ध्यान रखिए। रियल एस्टेट वाले काउंटर्स तो चल ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दो शेयर और भी है मेरे लिस्ट में जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि एक और मूव भी बाकी है। उसमें से एक आइडिया का है, 18 रुपये की अभी भी वेट हो रही है, ऑलमोस्ट 17 के आसपास आ चुका है, लेकिन 1 रुपया आइडिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है, आपको भी मालूम है। एक बार कुछ आप चेक करेंगे 18 के लेवल के लिए वेट करें या फिर 16-17 के आसपास काट दें। मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ क्योंकि 11 का FPO, 12 के आसपास की पब्लिक की एवरेज खरीद, 13 के आसपास की चलो एवरेज खरीद है, और जब 3 से 4 रुपये दिखते हैं ना इस शेयर के अंदर, तो बुक करने में समझदारी है, क्योंकि क्वांटम सबके पास बड़ा होगा, कोई भी 200 शेयर लेके नहीं बैठा होगा, अमूमन 2000 की ही क्वांटिटी होगी सभी के पास। सो डिम्पी, देखिए कोई बहुत ज्यादा बुलिश स्टांस है नहीं हमारा इसके ऊपर, प्योर मोमेंटम प्ले है। अभी फिलहाल अगर आप इस स्टॉक में देखें तो मोमेंटम बरकरार है। तो अब मेरी सलाह ये रहेगी कि इसको बुक करने की बजाय आप 1650 का जो लेवल है इस पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, राइड करते चलें। कोई चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बिल्कुल इस लेवल पे बुक कर सकते हैं, बाकी क्वांटिटी आप 1650 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें। ये एक दो स्ट्रैटेजीज हैं जिसके जिसके चलते आप आइडिया में एक पोजीशन जो है अपनी स्विच कर सकते हैं। रादर जैसा मैंने बताया कि हाफ क्वांटिटी यहाँ बुक करके बाकी क्वांटिटी 1650 या पूरी क्वांटिटी 1650 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। अब यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो 17 से 1750 का जो जोन है इसके आसपास है, विच मींस रेजिस्टेंस के करीब आया है। तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिखे इस स्टॉक में। जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा बुलिश व्यू रखते नहीं है यहाँ पे। 1650 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अगर आप होल्ड करना चाहें तो यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग, अदरवाइज बुक करके भी इसमें एग्जिट कर सकते हैं।
ओके, ठीक है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखाना है F&O वाली 90 और 30, करीब 120 शेयर अभी ऐसे होंगे जो प्लस में कामकाज कर रहे होंगे, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग दोनों मिला के, ठीक है। 117 शेयर आपको दिख गए, तो ये ऑलमोस्ट डबल की रेशियो चल रही है। डबल की रेशियो में होता क्या है, सिर्फ F&O की बात कर रहा हूँ, NSE BSE वगैरह की नहीं, वो सब अलग चीज़ है। सिर्फ F&O वाले हिस्से की अगर आप चेक करेंगे डबल की रेशियो में जो मार्केट के पास आता है ना गैप में, उसको सिर्फ वो मेंटेन करता है, बढ़ाता नहीं है। बढ़ाने के लिए इस रेशियो को और अच्छा करना पड़ेगा, यानी कि जो डिक्लाइंस वाले हैं उनकी संख्या को गिराओ, एडवांस वालों की संख्या को बढ़ाओ। तो ये मार्केट के अंदर अभी थोड़ा एब्सेंट है, तो इसलिए जो भी गिरावट आ रही है ना, वो थोड़ा फेक और बहुत ही कम वॉल्यूम से ऊपर नीचे कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप सिर्फ ओपन इंटरेस्ट चेक कर लो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का और बैंक निफ्टी का भी। तो आपको आइडिया लगेगा कि इनके अंदर बिल्डअप नहीं हो रहा है, और ये आज नहीं है, ये कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है। एक बार फ्यूचर दिखा सकते हो, निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट जिसमें ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट जिसमें ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है। ये निफ्टी का फ्यूचर है विद प्रीमियम, सुबह तो डिस्काउंट था ये। एक बार ज़रा बैंक निफ्टी भी दिखा देना, बैंक निफ्टी का भी प्रीमियम दिखा हुआ आप। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को ये प्रॉब्लम रख रही है, जिसको मैं फ्यूल बोलता हूँ टिपिकली, कि मार्केट का फ्यूल थोड़ा कम है। तो ये वो भी फ्यूल है। आप देखो स्विंग कितना फास्ट हो रहा है छोटे वॉल्यूम के साथ, कि थोड़ी देर पहले तक बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था, अब करीब 60 पॉइंट ऊपर है। 150 पॉइंट तो देखने भी नहीं दे रहा आपको। ये तभी होता है जब आपके पास ठोस बेस नहीं होता आपको छोटे मोटे स्विंग ऐसे हो जाते हैं। और जब ये एक तो इंडिया विक्स भी आज 4% वापस से बढ़ा है। हालांकि इंडिया विक्स इस समय 4% बढ़ना कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बट लेकिन फिर भी ये गिरना रुक गया और यहाँ से बढ़ा है, तो शायद एक छोटे से पुल डाउन को आपको एक इनवाइट कर सकता है। देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। एक दो शेयर और चेक करते हैं। एक बार जरा RCF भी चेक कराता हूँ, 167 के आसपास चल रहा है। चंदन सर एक बार जरा आप चेक करना, RCF राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, हाँ 167 पे चल रहा है। टिपिकली छोटे चार्ट पे तो ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है, बट वैसे साइडवेज है, चल सकता है क्या सर? और सीरीज तक रखूंगा 27 तारीख तक, 27 जून तक। बिल्कुल। और आरसीएफ की बात करें तो डीपी सबसे पहले ये बात देखेंगे, बाजार में जिन काउंटर्स में मोमेंटम है वहाँ अच्छा खासा स्ट्रेंथ है और वहाँ पे रैली एक्सटेंड हो रही है। आरसीएफ की बात करें तो देखिए पिछले वीक में सिलेक्टिव फर्टिलाइजर कंपनी में बाइंग इंटरेस्ट हुआ था, बट वापस एक लेवल में दायरेबंद कामकाज कर रहे हैं। ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है, बट कंसर्न ये है कि मोमेंटम नहीं बिल्ट हो रहा है। यहाँ पे एक कंडीशनल ट्रेड लेना पड़ेगा क्योंकि चैनल एक छोटे टाइम फ्रेम में बना हुआ है। मौजूदा लेवल अभी 167 के आसपास है। 170 या 169 के ऊपर आएगा तभी हम खरीदारी की सलाह रहेंगे। तो 169 170 के ऊपर निकले तो जरूर इसको 166 के सपोर्ट से 180 के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है। ठीक है, तो RCF यहाँ पे कुछ लेवल्स ब्रेक करता है, उसके बाद ही इसमें आप एक फ्रेश ट्रेड लें और ये अच्छा दिख रहा है फिलहाल चार्ट्स पे। पर एक काउंटर है HFCL, आप देखिए कुछ दिनों से हम इस काउंटर की चर्चा भी कर रहे थे और चंदन एक बार आप ही इस पे राय दीजिए। देखिए 118 120 ये लेवल्स तोड़ने के बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज खुलते ही इसमें जो है बाय इसमें हमें टिक्स आते हुए देखे हमने, लगभग 9% की तेज़ी। चंदन अब जो ये ज़बरदस्त ब्रेकआउट हमने देखा है, इसके बाद कौन से लेवल्स जो है और कौन से टारगेट्स इसमें ध्यान में रखें? बिल्कुल सेलेक्टिव काउंटर्स पूरे फोकस में है यहाँ पे। और HFCL की बात करें तो मल्टीपल वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे बना हुआ है। 110 112 116 ये मल्टीपल हर्डल होते थे, वो लेवल डिसाइसिवली पार हुए हैं। तो अब 124 के सपोर्ट से पोजीशन रखा जा सकता है। ऊपर में 135 के टारगेट अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, 135 के टारगेट्स जो हैं यहाँ पे पेंडिंग है। 124 इसका एक SL आप रख सकते हैं। HFCL यहाँ पे एक पॉजिटिव नज़रिया। पर देखिए आज फार्मा काउंटर्स पे एक सिटी की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर आई है कि जेनरिक प्राइसिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और कुछ एक सेलेक्ट काउंटर्स जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज़ और औरोबिंदो फार्मा, ये सभी का जो एक की ड्रग से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता था, अब उसको लेकर उनकी चिंता जो है वो बरकरार है। जाइडस लाइफ साइंसेज, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी पे आज हम प्रेशर ज़रूर देख रहे हैं। पर इस बीच ब्रॉडर मार्केट से सुवेन फार्मा ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले खबरों पे भी था और कुछ एक बार आप इस पे बताइए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली जिसके प्रीवियस हाइस थे उसके काफ़ी नज़दीक है सुवेन फार्मा। कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? और जो 2 दिन से हम इसमें एक अच्छी तेज़ी देख रहे हैं,
यहाँ पे कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? तो सृष्टि, जो आपने बताया कि जो इसके प्रीवियस हाइस थे वो करीब 760 से लेके 765 का जो जोन है इसके आसपास के थे। तो आज भी अगर हम देखें तो स्टॉक ने जो एक गैप अप स्टार्ट दिया था, उसके बाद जो ये 760 का लेवल है, यहीं से आपको एक सेलिंग प्रेशर, एक रिजेक्शन जो है ये आते हुए देखने मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना विल नॉट बी अ बैड आइडिया, क्योंकि इस पॉइंट के आसपास थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर जो है ये बढ़ सकता है। हालांकि स्टॉक फिलहाल किसी भी तरह की ओवर हीटिंग से काफी दूर है, तो अपसाइड मुझे लग रहा है यहाँ पे और हो सकता है। बट इन द नियर टर्म थोड़े से प्रेशर के चलते आप स्टॉक को नीचे स्लाइड होते हुए देख रहे हैं फ्रॉम दोज रेजिस्टेंस लेवल्स, तो पार्शियली बुक करें। बाकी क्वांटिटी जो है आप उसको 725 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 760 क्रॉस होते ही यहाँ पे आपको 785 तक की एक छलांग लगाता हुआ स्टॉक नजर आएगा। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। पार्शियली प्रॉफिट लेके चलें, बिकॉज काफी शार्प रन अप देखने मिला है पिछले 10 से 15 सेशंस में। और पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद बाकी क्वांटिटी आप 785 तक के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सुवेन फार्मा को लेकर ये व्यू। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। 1000 रुपए के ऊपर निकलने के बाद फिर से हम देख रहे हैं कि इसमें मजबूती बन रही है शेयर में, आईआरसीटीसी में। वैसे भी देखिए ज़्यादातर जगहों पर छुट्टियों का सीज़न भी ये चल रहा है, जून का महीना होता है, लोग ट्रैवल भी खूब करते हैं, तो एक ये रीज़न भी हो गया। आप जरा इसको टेक्निकली चेक करके बताइए, आईआरसीटीसी कहां तक जाने के लिए तैयार है ये? पोटेंशियली शॉर्ट टर्म में देखने जाए तो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न तो आज बन रही है, जिसको हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और स्टॉक प्राइस में यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफी किफायती बैठेंगे। 1033 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है और पिछले 3 से 4 दिनों से स्टॉक कंटिन्यूअसली 1010 के यहाँ पे अपने लो बना रहा है। तो ये काफी एक बेहतरीन स्टॉप लॉस हो सकता है बाय करने के लिए। और ऊपर में अगर मैं देखने जाता हूँ तो वेरी शॉर्ट टर्म हमें उसके टारगेट मुझे 1075 के दिखते हैं, जो पहले के रिवर्सल्स पॉइंट्स हुआ करते थे और काइंड ऑफ गैप डाउन एरिया में वहां पे पियर्स करके नीचे में रिएक्ट किया था। तो 1032 पे बाय करना चाहिए 1010 के स्टॉप लॉस में साथ। इमीडिएट स्टॉप लॉस 1075 और 1075 के ऊपर भी 1125 के अपसाइड पोटेंशियल उसकी खुल सकती है। ठीक है, आईआरसीटीसी को लेकर ये व्यू। और आपको यहाँ से 30-40 रुपए तो आराम से मिल जाएंगे, आपको इसमें ट्रेड लेना चाहिए। अच्छा, आईटीआई जरा आप चेक कीजिए चंदन जी। हम देख रहे हैं कि आज 4-5% के आसपास की तेजी है, 325 रुपए के आसपास का भाव है। वैसे जिन लोगों ने 100-125 रुपए के आसपास लगाए होंगे पैसे, वो उनके लिए खैर मल्टी बगैर ये साबित हुआ है शेयर। ये आईटीआई कैसा लग रहा है आपको? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए इसमें? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार। और बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग शिपिंग काउंटर और काफी ताबड़तोड़ तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। और आईटीआई की हम बात करें तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि बड़ा पैटर्न बन रहा है और वो पैटर्न पॉजिटिव कैंडलस्टिक के साथ बन रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग पिछले 16 वीक के कंसोलिडेशन के बाद ये डिसाइसिवली 315-325 के जोन की तरफ जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैकेनिकल इंडिकेटर में बुलिश क्रॉसओवर बना है, जो इसको अब की बार ब्रेकआउट के लिए हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। सपोर्ट रहेगा 310, कहीं ना कहीं 338 तक के टारगेट यहाँ पे संभव बन रहा है। ठीक है, 338 तक के टारगेट संभव है आईटीआई लिमिटेड में, 4.25% के आसपास की तेजी। लेकिन ऑप्शंस में आपकी कमाई कैसे होगी, कहां पर होगी, कौन से ट्रेड में होगी, ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन लेकर। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड लेना है, स्टॉक है या इंडेक्स? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है। स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुआ है, वो है रेलवे स्पेस में से आईआरसीटीसी। इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें नीचे स्तर से काफी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है और पिछले 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पे एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। काउंटर के एमएससीडी पे एक बाय क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है और आरएसआई ने काफी अच्छा रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पे हम एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे एट द मनी का कॉल ऑप्शन 1030 का 27 से 28 की रेंज में ये पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 22 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 34 का होगा, सेकंड टारगेट 40 का होगा। इसका लॉट साइज देखें तो 875 का लॉट साइज है। इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो 4375 का रिस्क है एंड रिवॉर्ड 10,500 तक के निकल के आ रहे हैं। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन
1060 से 1100 तक की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए IRCTC में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ठीक है, IRCTC 1030 की कॉल एट द मनी हो गई है करीब करीब, और 27-28 रुपये पे आपको ये मिल जाएगी। 22 रुपये का स्टॉप लॉस, 34-40 तक का टारगेट है। कैलकुलेशंस लिखी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। थोड़े लॉट कम रखिएगा, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। IRCTC जब भी 1000 के ऊपर रहेगा, आपको कई बार हम नोटिस करवा चुके हैं, जब भी 1000 के ऊपर रहेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और ये नया ब्रेकआउट की तैयारी करने लगता है। और यही चीज़ आपको नीलेश जैन भी बता रहे हैं कि 1030 के आसपास की जो कॉल है, कॉल के ज़रिए मार्केट के अंदर पैसा लगाया जा सकता है। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बताने के लिए। खैर, इस बीच मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में 90 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। 550 के ऊपर वापस से आके ट्रेड करने लग गया। लेवल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया विक्स भी आज 4% है, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी अब करीब वापस से हरे निशान में आ चुका है, 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ठीक, अलग अलग स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा आज जिनमें लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। पहले मैं ज़रा स्क्रीन पे वो आपको दिखाया था अपनी शीट से। और OFS ओरेकल फाइनेंस के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, 9,500 रुपये का आसपास का शेयर होगा ये। एक बार ज़रा स्क्रीन पे ये दिखाना, और साथ ही दिखाइए एक बार ज़रा बॉश भी, ये करीब 33,000 का शेयर। बॉश तो छोड़ दो, नहीं कितना नहीं ले पाएंगे। ओरेकल फाइनेंस दिखाओ, यस यही वाला है, 3.5% ऊपर है। आपको ध्यान है इस शेयर के बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। और जब ये चलता है ना, ये सेकंड टाइम ऐसा कर रहा है, जब ये चलता है ना नॉन स्टॉप चलता है। इससे पहले एक बार इसकी अर्निंग्स आई थी, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पर कोई खबर आई है, इसने कोई करार किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपको 3-4 दिन पहले ध्यान होगा। उसके बाद से बैक टू बैक ही चल रहा है ओरेकल फाइनेंस। खुश, एक बार ज़रा चेक करना और कितना चल सकता है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा रनअप देने के बाद फ्राइडे को एक पॉज सा कह सकते हैं हमें देखने मिला था। फिर स्टॉक ने अपना जो अपस्विंग है ये शुरू किया है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि करीब 10,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये एज अ नियर टर्म टारगेट एक्ट करेगा। उसी लेवल के आसपास आपको यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस की जो पोजीशंस हैं ये भी एक्ट अप करते हुए नजर आएंगी। तो हो सकता है 10,000 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आती हुई नजर आए। आई थिंक वंस दैट इज टेकन आउट ऑन दी अपसाइड 10,400 के जो लेवल्स हैं वहां तक की एक दौड़ ये स्टॉक बिल्कुल लगा सकता है। एंड इन एनी केस इट वुड बी अ गुड आइडिया टू हैव अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 9,500। तो 10,400 तक के लेवल्स हैं ऑन दी अपसाइड जो नियर टर्म में स्टॉक देख सकता है। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो इसमें बिल्कुल उस लेवल के लिए बने रहें। आपको लगातार मैंने एक शुरुआत में शेयर्स दिखाता हूँ 5-6, उसमें आपने देखा होगा आज सुबह रिलायंस लाल निशान में खुल रहा था, HDFC लाल निशान में था, TCS लाल निशान में था। एक बार ज़रा वो सारे शेयर वापस से दिखा हुआ। HDFC बैंक इस समय टॉप गेनर हो चुका है, टॉप गेनर हो चुका है HDFC बैंक, बाकायदा डेज हाई पे आकर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लाल में खुला था वो पॉजिटिव हो चुका है। ठीक, आपको ज़रा एक और दिखाता हूँ। IT को लेकर सुबह डाउट था, एक बार विप्रो ज़रा स्क्रीन पर दिखाना, टेक महिंद्रा दिखाओ, विप्रो दिखाओ, टेक महिंद्रा दिखाओ, TCS भी बाकायदा दिखा सकते हो स्क्रीन पर आप, SCL टेक दिखा सकते हो आप स्क्रीन पर, इन्फोसिस दिखा सकते हो आप स्क्रीन पर। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पर मार्केट में इन्होंने भी काफ़ी दम से आज पोजीशनिंग अच्छी की है। तो IT के अंदर वापस से बढ़त आने से ये मार्केट का मोमेंटम बना। आज जहाँ पे जब प्रॉब्लम है ना, जो मेरे को थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है प्रॉब्लम, वो थोड़ा ऑटोज में है या थोड़ा बहुत डिफेंसिव प्लेस में दिख रहा है। अदरवाइज़ वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी करीब 41 शेयर F&O के, यानी 50 में से निफ्टी के, माफ़ कीजिए, ये बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। सेम मेरा बैंक निफ्टी है, वहाँ पर भी करीब 12 में से 10 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। कैसे आएगा मार्केट नीचे, ठीक है, बट फिर भी वेट कीजिएगा, फोमो फैक्टर का शिकार ना होइए मार्केट के अंदर। आप पोजीशंस जिनके पास है वो ज़रूर कैरी करके रखिएगा। RCF थोड़ी देर पहले लाल निशान में था, मैंने चंदन सर से पता किया, उन्होंने कहा नहीं शेयर ठीक है। उसके बाद से 166 से सीधा 168 हो गया ये शेयर, 2 रुपये तो वहीं से बढ़ा। अगर नहीं हो रहा यकीन तो कोई आदमी सिर्फ 5 मिनट का टिक डाल के देख ले तो उसको पता लग जाएगा। हम तो नहीं दिखा पाएंगे आपको स्क्रीन पर, हम, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट का टिक अवेलेबल नहीं है इस समय दिखाने के लिए। लेकिन अगर अपने टर्मिनल्स पे आप डालोगे तो आपको पता लग जाएगा, वो चीज़ दिखने लगेगी आपको। सिलेक्टिव रहिए, अच्छे स्टॉक्स के साथ आप काम कीजिए, बस इतना ही मेरा कहना है। 1-2 शेयर और भी हैं, ज़रा मैं पता कर लेता हूँ। एक है कैनफिन होम्स। कपिल एक बार ज़रा आप चेक करना, कैनफिन होम्स बिल्डअप वगैरह ठीक है, ओपनिंग अच्छी हो रही है, बेस भी अच्छा बना हुआ है कैनफिन होम्स का।
जी, बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड हमें काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और कैनफिन होम्स में भी एक अच्छा-सा ऑलरेडी मोमेंटम बिल्डअप हो चुका है। स्टॉक 700 से लेके लगातार वन वे में ऊपर जा रहा है। पिछले 8-10 दिनों से इसके हायर एंड हाई लो की सीक्वेंस बनी हुई है और जब भी ये 850 के स्टॉक लेवल के यहाँ पे आ गया है, तो कहाँ न कहाँ पे जो इसके रेक्टेंगल पैटर्न का जो अपर बैंड थे, वो 850 के लेवल के यहाँ पे ही आ रहा है। सेलिंग प्रेशर अभी तक तो नहीं देखने मिली हुई है, लेकिन आपका स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल पे तो है। तो यहाँ पे फ्रेश बाय की तो व्यू नहीं बनेगा, लेकिन जो जिसके पास एक्जिस्टिंग पोजीशन है उसको वो होल्ड कर सकते हैं 833 के स्टॉप लॉस के साथ और जब भी वो 855 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर से हमें ऊपर में एक बढ़ोतरी देखने मिल सकती है 890 की तरफ। तो ये कुछ कुछ और स्टॉक्स आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मार्केट के अंदर मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी आ चुका है, 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आ चुका है। बैंक निफ्टी जब हम कह भी रहे थे आपको स्टार्ट में कि एक झटका ज़रूर मारेगा, झटका मारा भी, 100 पॉइंट नीचे भी ले आया, लेकिन वापस ऊपर लेके आया। और बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये अगर इसने 50,200 के ऊपर क्लोज कर दिया तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स ट्रेड भी हो सकता है निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी में कैचअप रैली ड्यू है, वो कैचअप रैली को स्टार्ट कर सकता है। देखते हैं होता क्या, बट इसके लिए क्लोजिंग के लेवल दोनों की इंपॉर्टेंस है। उसकी 550 की जिसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी की 50,200 की, दोनों के लिए चाहिए। ठीक है, देखते हैं अभी का और क्या पोजीशंस मार्केट के अंदर बनती है। एक दो चीज़ें और चैलेंज है। शॉर्ट वाले शेयर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है, थोड़ा प्रेशर भी है। एक शेयर दिखाई ज़रा, जाइडस लाइफ साइंसेज स्क्रीन पर। जाइडस लाइफ साइंसेज, चंदन सर ज़्यादा वीक है क्या ये जाइडस? देखिए जाइडस की हम बात करें तो जाइडस आज थोड़ा सा अटका है, राइट। जाइडस आप ओवरऑल देखें तो एक हल्का सा रेंज बाउंड मूव यहाँ पे बन रहा है। ओवरऑल 2 वीक में रिकवरी हुई थी, बट अब पिछले 3 दिन से 1100 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। तो 1100 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। और आप देखोगे कि सेलेक्टिव काउंटर रेंज बाउंड हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए, तभी वहाँ पे मूवमेंट बनेगा। तो 1100 निकलेगा तब 1080 के कंडीशनल सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, तो जाइडस लाइफ साइंसेज पे एक मोटा मोटी व्यू पॉइंट। अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा साइडवेज है। एक्चुअली बढ़ता हुआ शेयर था, आज पहली बार इसकी एक बड़ी कैंडल बनी है। आपको वो तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, दिखा सकते हैं कैंडल चार्ट, दिखा सकते हैं आप इसका जाइडस लाइफ साइंसेज का, तो आप दिखाइएगा। अच्छा, आप तो आज का ही दिखा पाएंगे, पीछे का नहीं दिखा पाएंगे, बट ट्राई करने देखना। अगर आज के अलावा 3 या 4 दिन की कैंडल्स का चार्ट आपको दिखे ना, तो एक बार वो दिखाना। आज एक ह्यूज कैंडल जिसको हम एनगल्फिंग कहते हैं टेक्निकल्स की भाषा में, ये 2 दिन तक का है, सिर्फ लास्ट में आपके पास आएगा। ये 2 डेज चार्ट, ये देख रहे हैं, रेड कलर की कैंडल है ये, इसको एनगल्फ कहते हैं। ये पूरा खा जाती है जितनी छोटी छोटी कैंडल्स होती है एक ही बार में। तो इसलिए आज ये लगा है, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसलिए चंदन सर का ये मानना है कि थोड़ा रुक जाओ। एक और चीज़, 15 मिनट के चार्ट पर जिसको शॉर्ट टर्म जो देखते हैं, उस पर 200 दिनों की एवरेज बनती है 1077। ये वहीं से ही ऊपर पलटने की कोशिश कर रहा है। तो 1077 के जितना नीचे, या एक 70 लगा लो, 77 में छोड़ो, 70 लगा लो आप। इसका आज का लो भी है वो। अगर उसके नीचे एक बार वापस से आ गया ना, तो ये फिर वीक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हो सकता है साइडवेज भी हो जाए। तो ना ही लॉन्ग ना ही शॉर्ट, ये कुछ वैसे आप ट्रेड लेके बचे। करीब 4% विक्स बढ़ने के साथ साथ आज मार्केट भी बढ़ा हुआ है। और एक दो शेयर और भी हैं, जरा वो भी चेक करवा लेते हैं सर से कि कहाँ पे आज तेज़ मोमेंटम है। अच्छा, शॉर्टिंग वाले शेयर में चेक करवा रहा था, तो एक बार जरा 6% डॉक्टर रेड्डीज चेक करें। डॉक्टर रेड्डीज दिखाना एक बार। कपिल जी एक बार जरा डॉक्टर रेड्डीज देखना, कोई ज़्यादा तो नहीं पलटी मार देगा नीचे की तरफ, क्योंकि पावर आ गई है इसमें। 6% का ह्यूज ओपन इंटरेस्ट है। फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना इसकी, डॉक्टर रेड्डीज़ की, आपको दिख जाएगा खुद से। चेक करना कपिल जी एक बार। जी, डॉक्टर रेड्डी बेसिकली देखने जाए तो जो भी काफी कुछ फार्मा सेक्टर्स में हमें मोमेंटम दिखने मिल चुकी थी, लेकिन डॉक्टर रेड्डी एज कम्पेयर टू अदर्स काफी टाइम से अंडर परफॉर्म भी कर रहा था। स्टॉक का ओवरऑल पोजिशनल स्ट्रक्चर तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं यहाँ पे देखने जाऊं तो 6120 के जो लेवल्स कुछ दिनों पहले बने हुए थे, वो एक सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल थे। 4-5 दिनों तक स्टॉक प्राइसेस ने वहां पे रेजिस्ट किया होता, और अभी वो अपनी जो लोअर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन प्राइस है उसके ब्रीच करने के कगार पे है। 6000 के नीचे स्टॉक मूव कर जाता है तो हम एक कंफर्टेबली कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइस ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया हुआ है और सपोर्ट को डिसरिस्पेक्ट किया हुआ है, तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट तो बनती है। तो 6000 के नीचे स्टॉक में बेशक एक नेगेटिव सा एक माहौल बनेगा, और नीचे भी जो इसकी इमीडिएट डाउनसाइड पोटेंशियल कहाँ पे देख रहा हूँ, वो 5800 तक की देखने मिल रही है। तो 6000 के नीचे शॉर्ट
और 5,800 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 6,120 का स्टॉप लॉस। ठीक है, डन। तो ये डॉक्टर रेड्डीज पे रिकमेंडेशन है, थोड़ा सेल हो सकता है इसलिए हमने सेल की स्टैंपिंग लगाई है और बकायदा आपको ओपन इंटरेस्ट भी दिखाया है। 4% से ज़्यादा का बिल्डअप है, अभी थोड़ा अपडेट नहीं हो रहा, स्लो चल रहा है, नहीं तो ये 6% आपको दिखेगा अपडेट होता हुआ। और आप देखो किसी तरह का कोई रिस्पाइट नहीं है, जबकि मार्केट ने डिप भी मारा, डिप के बाद तेज़ भी हुआ, 100 पॉइंट निफ्टी भी जोड़े, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज बकायदा डेज लो पे खड़ा है। तो ये ना छाटना आप ठीक से सीख लो, एक बार छट गया ना शेयर्स छाटना, तो फिर ट्रेड लेना आसान हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। अच्छा, पुल बैक आप देख रहे हो, पुल बैक में तो 10 शेयर दिख सकते हैं आपको, है ना। अगर आप RCF भी लाल निशान में है, TCS भी लाल निशान में था, डॉक्टर रेड्डीज भी लाल निशान में था, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज वहीं का वहीं खड़ा हो गया, TCS ऊपर आ गया, RCF भी ठीक होने की कोशिश कर रहा है। तो भाई ये छटाई भी अगर आपको अच्छे से आ गई ना, तो आपका काफ़ी हद तक काम बनने लग जाएगा मार्केट के अंदर। तो शुरुआती सत्र में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के बाद जो है कहीं ना कहीं स्थिर होते हुए दिख रहे हैं निफ्टी 50 पर। निफ्टी बैंक को देखिए, अब 200 अंकों से ज़्यादा की बढ़त जो है वो निफ्टी बैंक दिखा रहा है, और इस बीच कई सारे सरकारी बैंक जो है वो निचले स्तरों से ऊपर ज़रूर आए हैं। अगर मैं एक बार क्विकली निफ्टी बैंक के कुछ कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसको लीड कर रहा है SBI, जहां पे अभी 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। RBL बैंक में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी है, और इसके अलावा बंधन बैंक भी हर बार जो है ये 200 के स्तरों के आसपास कहीं ना कहीं अटकलें फेस करता है, अभी भी उसी के नीचे है फिलहाल, पर थोड़ा सा मोमेंटम जो है इसमें बिल्ड ऑन हो रहा है। पर एक बार कुछ आपसे SBI पे राय लेना चाहेंगे। निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी 850 के लेवल्स दिखा रहा है, यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करें, और क्या यहाँ पे भी अभी प्लस की पोजीशंस बना सकते हैं? सृष्टि, ओवरऑल व्यू SBI पे हमारा बहुत बुलिश है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, स्टॉक रेडी हो रहा है छलांग लगाने के लिए टू द लेवल्स ऑफ 890 एंड परहैप्स 925 एज वेल इन द कमिंग मंथ्स टाइम। तो ओवरऑल अगर किसी का व्यू थोड़ी मीडियम टर्म का है, तो इसमें बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आएगा करीब 820 के आसपास। अब मीडियम टर्म व्यू इसलिए दे रहे हैं बिकॉज अगर आप देखें तो इसमें जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा मिसिंग नजर आ रहा है। तो इमीडिएट ट्रेड के लिए शायद हो सकता है कि थोड़ा पेशेंस टेस्ट हो जाए और इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो हो इसको छोड़ के निकल जाए और फिर एक बड़ा जंप देखने मिले। तो थोड़ा मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से लेके रखें। SBI में हमें लग रहा है यहाँ पे 925 तक के लेवल्स की तैयारी हो रही है। 825 820 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो इसके आसपास अपना स्टॉप लॉस बना के चले। यहाँ पे व्यू तो बुलिश ही है, पर स्टॉप लॉस के साथ इसमें अभी ट्रेड करना चाहिए। पर कुछ देर पहले डिम्पी जो है हाईलाइट कर रहे थे कुछ ही फार्मा नेम्स, क्योंकि हमने बताया कि सिटी की एक नेगेटिव रिपोर्ट भी आई है, जिसके चलते तमाम फार्मा काउंटर्स पे हम प्रेशर देखेंगे। पर कपिल, सिप्ला ये काउंटर, हालांकि जितने भी लार्ज कैप फार्मा काउंटर्स आप देखिए, फार्मा इंडेक्स भी लाल निशान में है, पर सिप्ला खास तौर से कपिल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी फिलहाल डे हाई पे है। तो क्या अगर किसी को पेयर ट्रेड लेना चाहिए तो क्या आप एक शॉर्ट और एक लॉन्ग कोई एक ऐसा ट्रेड बता सकते हैं फार्मा स्पेस से ही? फार्मा सेक्टर एज ए वॉल में यहाँ पे दिखता हूँ, तो 15 स्टॉक को मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। तो 15 स्टॉक में से 12 स्टॉक में अभी भी एक शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। सन फार्मा है जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लेकिन ग्लेनमार्क और सिप्ला सिर्फ 2 ही स्टॉक है जहाँ पे हमें एक लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। तो एक अच्छा सा पैर कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सिप्ला में लॉन्ग बिल्डअप है और डॉक्टर रेड्डी में शॉर्ट बिल्डअप है। और टेक्निकली तो हमने डॉक्टर रेड्डी का डिस्कस किया था कि एक नेगेटिव रुझान में देखने मिल रहा है, और सिप्ला ने भी यहाँ पे अपनी काफी टाइम की टेक्निकली जो एक रेंज का ब्रेकआउट में हमें देखने मिला हुआ है, और कुछ पॉज के बाद में फिर से एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल रहा है। तो 1574 के लेवल के यहाँ पे अभी तो चल रहा है। आई थिंक ये इसके उच्चतम स्तर बने हुए हैं। तो स्टॉक प्राइस को यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस देखते हैं तो कहां ना कहां पे इसके 1548 के स्टॉप लॉस है, हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और ऊपर में स्टॉक प्राइस का 1620 तक के अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। तो हाँ, एक अच्छा सा पैर ट्रेड हमें फार्मा में देखने मिल सकता है, लॉन्ग सिप्ला, शॉर्ट डॉक्टर रेड्डी। फार्मास्यूटिकल्स पर आए, लेकिन इस समय जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो ईजीगो की लिस्टिंग है, और ईजीगो की लिस्टिंग काफ़ी शानदार हुई। आपको पता है ट्रैवल एंड टूरिज्म तो अपने आप में हब है। ईजीगो एक प्लेटफॉर्म है जो कि एयरलाइंस टिकटिंग, रेलवे टिकटिंग, होटल की बुकिंग, इन सब से जुड़ी हुई कंपनी है। मेक माई ट्रिप और कुछ इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एक पीयर भी है। तो ये करीब 93 का इसका इशू प्राइस था, और आज जो लिस्टिंग हुई है वो 138 रुपये हुई है, और जो प्रीमियम है वो करीब 48% का है।
ये एक्सचेंजेस पे शानदार लिस्टिंग हुई। मेरे को लिस्टिंग वाले दिन जब बच्चे दिखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक तरह की नई रोपिंग होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक हिस्सा होता है। इस कल्चर को देखते हैं और आगे चल के मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भारत का भविष्य अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस जनरेशन को देख के ऐसा लग रहा है। आप देखेंगे इसमें ओल्डेस्ट भी हैं और इसमें बिल्कुल नए बच्चे भी आपको दिखेंगे एक ही तस्वीर के अंदर। तो एक अपने आप में एक कल्चर है इंडिया का जो कि काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। पूरी की पूरी फैमिली आती है जिस दिन उस कंपनी की लिस्टिंग होती है, खासकर प्रमोटर फैमिलीज़ और जो बड़े इन्वेस्टर्स फैमिलीज़ आप देखते होंगे एक्सचेंजेस में, वो तस्वीरों में दिखते हैं। खैर कंपनी के बारे में कोई दो राय नहीं है, अच्छी सब्सक्रिप्शन आए थे, नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे और आज लिस्टिंग का मज़ा इन्वेस्टर्स को मिलता है। और काफ़ी दिनों बाद मैं बोलूँगा थोड़ी रोबोस्ट लिस्टिंग हुई है वापस से। इससे पहले जब आप लिस्टिंग देख रहे थे किसी भी कंपनीज़ की, वो थोड़ी फेड हो रही थी, लेकिन इस बार फिर से 50% के प्रीमियम के साथ आपको लिस्टिंग का गेन मिल रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें आप वहीं की देख पा रहे थे, ईज़ीगो की लिस्टिंग हुई है।